स्पोर्ट एजुकेशन में कैसे लेवल्स होते हैं और कैसे एक इंडिविजुअल जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्पोर्ट एजुकेशन के बारे में वो इस प्रोसेस को समझ सकता है और इसको एक बेसिक चैप्टर से समझता है। जैसा आपको लग रहा है वो एक डिस्टर्बेंस बन जाएगा अगर वो कोई अपने स्टडी के साथ साथ में स्पोर्ट एजुकेशन भी ले रहा? स्पोर्ट्स एजुकेशन कभी हैम्पर नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा। नीट की बात करी थी ना, दुनिया भर के एफर्ट्स उसमें लगा दे, जबकि सक्सेस आप देखने जाओगे तो 2-3% राइट, बट वो हमें गलत नहीं लगता। बट व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग तो हमें लगता है यहाँ फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम है। सक्सेस नहीं मिली तो इट डजंट मीन क्यों गलत है, क्या पता दूसरी चीजों में उससे अच्छा। हम उस स्पेस में एंटर हो रहे जहाँ पे स्पोर्ट्स को हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंट्री की भी जो अपनी एक आइडेंटिटी प्रॉस्पेरिटी है उसका एक पार्ट समझ रहे, और फिर हम ओलंपिक्स पे आते हैं कि एज एन इंडिया हम उसके लिए स्पेशली 36 में हम सोच रहे कि इंडिया होस्ट करेगा, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक 3-4 जगह है जहाँ पे है ना अभी ओलंपियंस बैठे हैं जी। अगर इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल चाहिए तो दे हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग देयर। I always say like cricket is like a religion in India. बहुत highly passionate हम लोग हैं, और but what about the other sports? वो नीरज चोपड़ा जी की जैसे बात हो रही थी ना, आज के टाइम पे उनके पास सब कुछ है, और जब आप उनकी पुरानी स्टोरी सुनोगे, बायोपिक के बारे में सुनोगे, यू गेट टू नो वो जमीन से उठा हुआ बंदा है। हमेशा हम देखते हैं कि मतलब ऐसा लगता है हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पेशली जो ओलंपिक या ऐसे कॉमनवेल्थ या ऐसे जैसे बड़े मंच पे जो स्पोर्ट्स खेली जाती है, वो डिफरेंस क्या उस स्टेट ने अलग से ऐसा क्या किया है या वहाँ का माइंडसेट वो बन गया है कि। सो वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हमारे चैनल पे, आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे। देखो, एजुकेशन आज के टाइम में ऐसा सब्जेक्ट है कि जब हम उस पर बात करते हैं ना तो पेरेंट्स बड़े क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, और बच्चों को लगता है अरे यार फिर से पढ़ाई की बात, और क्या ये समटाइम्स बिकॉज ऑफ एकेडमिक बर्डन इतना होता है कि उनको और एजुकेशन की बात आती है तो लोड फील होता है। बट आज हम ऐसा एजुकेशन पे बात करेंगे जहां शायद पेरेंट नॉट सो कंफर्टेबल हो बट स्टूडेंट या बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए। सो टुडे ऑन द पॉडकास्ट विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एजुकेशन। क्या होता है स्पोर्ट एजुकेशन? हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन से लेके स्पोर्ट्स के साथ देखने में, खेलने में इंडल्ज रहे, बट उसका एजुकेशन कैसे हम अपने आप को स्पोर्ट्स के जरिए हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, आज समझेंगे। सो उसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक सुपर एक्सपर्ट है ऑन दी एसेंस पॉडकास्ट। हिज नेम इज मिस्टर ईश्वर प्रजापति, और इतने सारे उनके अचीवमेंट है कि मुझे स्पेशली नोट बनाना पड़ा। सो आप जस्ट समझिए कि क्या क्या चीजें उन्होंने करी है और क्या सब्जेक्ट लाइन पे आज हमारे साथ वो बात करने वाले हैं। मेनली फर्स्ट, ही इज एन ICC लेवल 2 क्रिकेट कोच. He is also an accredited through BCCI. He is also done AFI, that is Athletic Federation of India का pre-level 1 उन्होंने किया हुआ है. He is also Reebok का एक बॉक्स करके होता है, that is Build Over Kid Success. वो एक प्रोग्राम है that he has done, और at the same time he has done Black Belt Taekwondo. और उसके अलावा मैं ईश्वर भाई के ऑफिस विजिट किया था, उनकी जो एकेडमी है अहमदाबाद में, and I have seen he has achieved huge in his life. He is very much into his 30s, but उस एज में कंपैरेटिवली उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। पूरी एक वॉल ऑफ फेम है उनके पास जहाँ पे उनके अपने पर्सनल सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट है, बहुत सारी ट्रॉफीज है। और जो भी आज मुझे पॉडकास्ट पे सुन रहे, एक बार ईश्वर भाई प्रजापति को आपको पर्सनली उनके ऑफिस में मिलना चाहिए। ही हैज लॉट टू गिव यू। सो आज उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या विजन है, स्पोर्ट एजुकेशन को वो कैसे देखते हैं, और ओवरऑल हमारी लाइफ में या हमारे जो किड्स है घरों में, उनकी लाइफ में हम क्या उसका चेंज ला सकते हैं। सो बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा पूरे पॉडकास्ट में। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट ईश्वर भाई। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, बताइए। सो गुड टू सी यू हियर। और ईश्वर भाई, शुरू करते हैं आपके ऑफिस विजिट से। मतलब फर्स्ट जब मैं एंटर हुआ ना, तो
आप थे नहीं आई थिंक, और आई वॉज जस्ट वॉचिंग अराउंड एंड आई जस्ट सीन कि भाई या आपका कोई सर्टिफिकेट सेल करने का या कोई बिजनेस है कि वो जो फ्रेम मिलती है, बट दैट वाज अनदर लेवल आई थिंक in your the early age, I guess, because still you are relatively very young and you have achieved lots. So many congratulations Thank for you. that. So we'll discuss more on that part, Ishwar bhai, but before that मुझे कुछ आपके चाइल्डहुड से बात करनी है. So वहां से शुरुआत करते हैं. कहाँ आपका बॉर्न हुआ, लाइक आप बचपन में कैसे थे, व्हाट हैव यू स्टडीड, और उसकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हो, और देन ग्रेजुअली आपकी कॉलेज लाइफ एंड इवेंचुअली देन यू बिकम कोच एंड देन यू हैव डन मेनी अदर थिंग्स. उस पर हम बात करेंगे, बट शुरुआत आपके बचपन से करते हैं. सो उस पर कुछ बताइए. बोर्न हुआ है वाराणसी में, अच्छा. ननियाल बनारस में. मीन्स फैमिली पूरी बिलोंग करती है बनारस से, तो जी. बोर्न वाराणसी में हुआ है. फादर यूज्ड टू वर्क हियर, तो अहमदाबाद में पूरा ब्रॉटअप अहमदाबाद में, स्कूलिंग से लेके कॉलेज लाइफ तक पूरा अहमदाबाद है. आई डिड MBA फ्रॉम जयपुर, बस वही वाला एजुकेशन थोड़ा बाहर हुआ है. सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं जो हमने बाहर से किए हैं. अच्छा. बाकी दिस इज माय अपब्रिंगिंग, स्टार्ट यहाँ से सो हुआ. मतलब वहां पे आप बनारस में ही रहे? नहीं, बनारस बचपन में- आपका, मतलब यू बॉर्न देयर, I born बट there. देन आपके जैसे- फादर हाँ की जॉब अहमदाबाद में थी, हाँ, सब father- अहमदाबाद आ गए. हाँ, तो अहमदाबाद जी. में सारी Okay. पढ़ाई अहमदाबाद से हुई है. मैं सारा एजुकेशन इज फ्रॉम अहमदाबाद. ओके. कॉलेज लाइफ कैसी थी अहमदाबाद में? कॉलेज भी अहमदाबाद, आई डिड BCom, तो सारा कॉलेज भी यहीं से हुआ है, फिनिश किया है. उस टाइम पे स्पोर्ट्स खेल रहे थे, उस टाइम पे NCC भी चल रहा था. बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन. मीन्स सो यू वर को करिकुलर में यू वर वेरी गुड एट, या जो हाँ. स्टैंडर्ड एकेडमिक होता है उसमें आप ज्यादा फोकस थे, या ठीक दोनों है. में अच्छे थे? बढ़िया है. मीन्स आई कांट से कि एजुकेशन खराब था, बट हाँ 60-70% मार्किंग सब गुड. ओके. जो एक हाँ, एवरेज हम कह average सकते से हैं, अच्छा. मीडियोकर हम सब होते हैं, जहाँ पे मतलब नॉट ऑन द लास्ट बेंच वाला, नॉट फ्रंट बेंच वाला, हाँ, middle benchers, मिडल हाँ. बेंचर्स कह सकते हैं. तराजू के बीच वाले थे जहाँ पे बैलेंस करके रखा हुआ जी. था सब कुछ. क्योंकि हम लोग उस फैमिली से आ रहे हैं ना जहाँ पे आई बिलोंग्स फ्रॉम यूपी, जी. तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट वाली लाइफ बहुत बिल्कुल. प्रेफर हाँ. करते हैं पब्लिक. जी. पेरेंट्स का भी ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब होना ज़्यादा सिक्योर्ड है. इवन कैलकुलेटेड रिस्क सब जगह पे है. बट फिर भी आई फील के ठीक है. सो आपका जो एक माइंडसेट बना एज एन एंटरप्रेन्योर जो आज आप हो, राइट, इवेंचुअली, तो ये पहले से ऐसा कुछ था माइंड में कि कुछ अपना करना है? यू आर आल्सो ट्राइड कि भाई पहले गवर्नमेंट जॉब का कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, था? गवर्नमेंट जॉब्स मेरे को मिली है. आई वर्क फॉर AMC एज ओके. अ जिम कोच, पर वो स्पोर्ट्स कोटा पे मिला था. ओके. देन आई क्विटेड 3 गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पे मुझे फील नहीं हुआ क्लरिकल वाला, सो अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो क्विट किया. सो उस पे ही थोड़ा और डिटेल में ईश्वर भाई अगर आप बता पाए कि कॉलेज लाइफ कंप्लीट करने के बाद की आपकी जर्नी क्या थी? देखो इसमें कैसा है कि हम जब 12th हमारा खत्म हुआ तो पेरेंट्स का होता है ना कि करियर पे फोकस करना जी. चालू करो. जी. ठीक है, यूज्ड टू प्लेइंग स्पोर्ट्स चल ही रहा था साथ में, बट कैसा था कि पढ़ना भी है और जो चीजें करनी है मीन्स जो हमने फ्री टाइम मिला तब आप थोड़ा स्पोर्ट्स हाँ. में इन्वॉल्व और हो जाओ. स्पोर्ट्स कैसा कि मेरे फादर रेसलिंग कर रहे थे, जी. तो मीन्स उन लोगों ने उतना गांव देहात से आते थे तो फिर उनको एक्सपोजर इतने नहीं मिले. नहीं था. हाँ, फिर माय ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेक्वांडो, तो फिर वो हमारा सेकंड रोल मॉडल उधर से आया कि पापा तो कर ही रहे थे, भाई भी कर रहा है, तो देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, सो आई एंटर्ड इनटू टेक्वांडो. कौन सी स्कूल में थे आप यहाँ पे? डिवाइन बर्ड्स. ओके. सो रिलेटिवली मतलब स्पोर्ट्स और वगैरह फैसिलिटीज वहाँ पे हुआ करती थी? नहीं, स्कूल से नहीं है, आफ्टर स्कूल्स एकेडमीज होता है जहाँ पे बाहर से नियर बाय टू सोसाइटीज एंड ऑल, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. तो इनिशियल डेज में पेरेंट्स के क्या रिएक्शन था? मेनली डैड का क्या रिएक्शन था? फादर इज गुड, मींस ज्यादा सपोर्टिव फादर और मदर को देखने जाओ तो मदर थे, जी. बिकॉज पापा का ऐसा था कि भाई पढ़ ले, हाँ, कुछ क्योंकि बन जाओ. हाँ, 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे. ऐसा होता है कि या तो गवर्नमेंट जॉब या तो अच्छी नौकरी. अच्छी नौकरी. ठीक है, कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचता. जैसे हम लोग हैं, मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, मैं मैटरनल पैटर्नल में दोनों में सबसे यंगर हूँ, तो मेरे जितने भी ऊपर वाले हैं सारे आधे के पास गवर्नमेंट जॉब्स है, चाहे सिविल सर्विसेज है या डिफेंस फोर्सेस है या क्लर्क है या GDs है, उसमें है. अच्छा. मैंने आर्मी ट्राई किया, बट हमको कभी ना फील नहीं हुआ कि आई डोंट
आई वांट टू गो इनटू जीडीज। हाँ, ऑफिसर रैंकिंग इज गुड, क्योंकि वो एनसीसी में हमने फील कर लिया कि ऑफिसर रैंकिंग्स में वाली लाइफ ज़्यादा सही है, कमांडिंग है, मीन्स लाइफ एंगेजिंग रहेगी जी। पर जीडी वाले में ऐसा फील नहीं हो रहा था हमको। Right. तो फिर क्विटेड 3 जॉब्स, स्पोर्ट्स में ऑलरेडी थे, स्पोर्ट्स में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो पार्टली चल रहा था, फिर स्विच किया कि इसमें ही फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। फिर So, जो कितने साल आप जॉब करी वहाँ? 3 साल? हाँ, 2.5 years ओके। सो वो एक शेपिंग ईयर्स से जहाँ से आपको क्लैरिटी मिली कि मुझे इस डोमेन में आगे बढ़ना है। हाँ, वो बहुत मैं समझ इनिशियल स्टेज, यानी वो कॉलेज का सेकंड ईयर था मेरा। राइट। उस टाइम पे मेरे पास जॉब थी जहाँ पे That's too early. हाँ, जहाँ पे बच्चे या लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी मिले, नौकरी या छोकरी मिले या वही नौकरी एज मिले होती है। बट वो टाइम ऐसा था कि आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, मीन्स आपको पाथ नहीं मिल रहा है, True. आप पाथ पे खड़े थे और मेरे पास वो पाथ पे चलने का मौका मिल चुका था, तो मेरे पास ऑप्शंस अच्छे थे। सो दैट इज समथिंग जो आज मतलब आपकी जो ईश्वर जी पर्सनालिटी, उसे लगता है यू आर मोर पॉइज्ड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना, कि एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी दिखती है आपकी। एटलीस्ट स्टूडियो में तो अभी हमें यही लग रहा है, वो वही है कि आपने अर्ली एज से ही वो जॉब वगैरह, जहाँ ज्यादा टाइम हम लोग चिलिंग करना, मस्ती मारना, या वो भी एक पार्ट रहा है आपके लाइफ में? नहीं, चिलिंग वाला कभी पार्ट नहीं रहा, पर कैसा है कि हम लोगों ने कॉलेज चालू होते ही एनसीसी स्टार्ट हो गया। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि मैंने एनसीसी में आई वाज द पार्ट ऑफ एयर विंग, तो आरडीसी भी किया हुआ है, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप्स भी किया हुआ है, आरडीसी में गार्ड ऑफ ऑनर में था, ऑल इंडिया वायु सैनिक में ऐसा फ्लायर था। तो मीन्स वो एनसीसी वाला लाइफ आपको आर्मी लाइफ पूरी बता देता है, तो सिनेरियो आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या क्या डिसिप्लिन क्रिएट तो करता है, बहुत सारी चीजें। मीन्स हम लोग 3:30 बजे हमारा फॉल इन होता था। Oh. When I used to in RDC 3:30 बजे गार्ड ऑफ ऑनर वालों का फॉल इन हो रहा है। या आप अर्ली मॉर्निंग कह रहे हैं ना, मतलब लोग हमारे व्यूअर ना सोचे दोपहर 3:30 की बात हो रही। 3:30 AM मींस विद फुल गियर्स, आपके शूज चमकने चाहिए, वो बोलते हैं ना कि उसमें आपकी शक्ल दिखनी चाहिए डीएमएस में। तो वो साइन कर रहे थे। रात को हम तो शायद 10 बजे लाइट्स ऑफ होता है और अंधेरे में हम जूते पॉलिश करते हैं। तो ये लाइफ है, मीन्स हमने सीखा, वहां से स्टार्टेड हुआ। मीन्स अगर मैं देखने जाऊँ तो डिसिप्लिन वाला पूरा लाइफ मैं एनसीसी को डोमिनेट करता हूँ कि उनकी वजह से ही सीखा। बिकॉज बहुत सारी चीजें 2 साल में सेफ मिल जाता है इंसान को। तो वो बढ़िया वाला टाइम था मेरे लिए, लर्निंग वाला टाइम, जहाँ पे बोलता ना कि एक कुएं में मेंढक जो था वो बाहर निकल चुका था, जिसको रियलिटी ऑफ लाइफ थोड़ी पता चल रही है। जी जी। फिर वहाँ से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, बहुत चीजें एक्सप्लोजर मिली, पता चला करना क्या है, कैसे करना है एंड ऑल। वहां से फिर ये जर्नी फाइनली एज अ स्पोर्ट्स एजुकेटर में कैसे आप पहुंचे? सो पहला मेरा स्पोर्ट्स एजुकेशन में यूज्ड टू वर्क इन एएमसी एज ए जिम ट्रेनर। फिर मेरा मूव हुआ बेंगलोर में, स्पोर्ट्स मेंटर करके एक फर्म थी। सो वहाँ पे दे हायर्ड मी एज ए स्पोर्ट्स कोच। फिर वहाँ से मेरा बहुत सारी चीज़ें बदली। आई यूज्ड टू नो अबाउट आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, फिर AISTS एकेडमिक विंग्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर स्पोर्ट्स एजुकेशन क्या मैटर करता है बच्चों के लिए। बिकॉज उसका जो डायरेक्टर था ना, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया। वो विजनरी था, मीन्स उसको अभी भी है, ही यूज्ड टू वर्क फॉर खेलो इंडिया एंड ऑल, बट उसके विजन्स थे। जब हम गए तो देन वी गेट टू नो कि क्या काम आता है, हमने जो स्पोर्ट्स किया, हमारे कोचेस ने क्या किया, वो एग्जैक्टली वो पूरी चीज़ें अलग है। तो हमारा तो ऐसा था कि एकेडमी जाओ, 5 किलोमीटर रनिंग करो, देन प्ले योर स्पोर्ट्स, देन गो टू होम। नो वार्म अप, नो कूल डाउन, नो स्ट्रेचिंग, नो रेस्ट, नो रिकवरी। आज जो किया कल भी वही होगा, परसों भी होएगा, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। राइट। सो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदली हमारी जी, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एजुकेशन। सो फाइनली व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन एकेडमी, राइट, वो कब शुरुआत हुई? 2017 में, and you name it as in GRP, right? What does it mean? GRP का फुल फॉर्म ही है गेट रेडी टू प्ले। So eventually you making people to get ready for the play. हाँ, okay, वो GRP ही है जो डोमिनेट कर रहा है। When you are means अभी get ready to play, get ready to fight, means आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। तैयार हो get ready to play ही है जो आपको GRP को दे रहा है। राइट। सो स्पोर्ट्स एजुकेशन पे कुछ बात करते हैं ईश्वर जी, राइट? तो
एक होता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कोचिंग वगैरह सबको पता है कि अगर कोई स्पोर्ट में मैं हूँ तो उसमें एक पर्सन रहेगा जो मुझे गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, समझाएगा क्या गलत है सही है। हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन? दोनों में कोर डिफरेंसेस क्या है? एक कोचिंग हो गया, एक एजुकेशन हो गया। देखो दोनों में कॉमन कॉमन कट कर दो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। अब आते हैं एजुकेशन में। लाइक हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक करिकुलम होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सिखाया जाएगा, सेकंड स्टैंडर्ड में ये, फर्स्ट चैप्टर में ये, सेकंड चैप्टर में ये जी। होगा। तो वैसे भी करिकुलम भी पार्ट है और वो आपका अर्ली चाइल्डहुड चालू हो जाता है। जी। जैसे कि इंडिया में अगर देखने जो जितने भी प्ले स्कूल हैं उनके पास खुद के प्लेग्राउंड नहीं है। राइट। जो भी अगर उनके पास है, अगर इक्विपमेंट, वो भी वो है चीजें जो प्लास्टिक्स मेड है ना। स्लाइड्स होगा या तो जिगजैग होगा या तो हुप्स होगा, यही है। इसके सिवाय क्या है उनके पास? कुछ भी या नहीं तो है। सीसो है, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा बेसिकली है। वो एक चाहिए हाँ, इसलिए रख दिया है उन्होंने। थोड़ा सा एडवेंचर जैसा। बट राइट। एक्चुअली स्पोर्ट्स एजुकेशन बहुत डीपर सब्जेक्ट है। जी। अभी बच्चे का डेवलपमेंट चालू होता है, उसके लोकोमोटर स्किल्स है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, ग्रास्पिंग पावर क्या है, उसका थ्रोइंग स्किल्स क्या है, बैलेंसिंग स्किल क्या है, ये सारी बचपन से चालू होती है। हमको तो हमारे माता पिता ने चलना से ही सिखाया है टेक्निकली। राइट। बट वो डॉक्टर के पास जाएगा तो कितना टेक्निकली सीखेगा? जी। तो स्कूल में भी तो सिखाना चाहिए ना। वो So, प्ले स्कूल का काम है। बेसिकली यू सेइंग कि जैसे भाई अगर आप कोई भी बाथरूम सिंगर होता है ना, घर पे जब ऐसे ही शुरू हो जाता है हाँ। गाना, वो एक अलग, पर आप जब एक म्यूजिकल एकेडमी में या वहां जाते हो तो एक पूरी प्रोसेस होती है भाई, सुर ताल क्या होता है। हाँ, वही चीज स्पोर्ट्स में होती है, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो स्पोर्ट एजुकेशन के अगर कुछ उसके प्रोसेस पे बात करें तो जैसे स्कूलिंग का या जो स्टैंडर्ड एकेडमिक डिस्कोर्स होता है वहां हमें पता होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप एडमिशन लेते हो। आपकी आपने जैसे बताया फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी। स्पोर्ट एजुकेशन में क्या ऐसे लेवल्स होते हैं और कैसे एक इंडिविजुअल जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्पोर्ट एजुकेशन के बारे में, वो इस प्रोसेस को समझ सकता है? इसको एक बेसिक चैप्टर से समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर ले लो तो जी। हमारे को पता है कि हमारे पास 30 मिनट्स का मैथमेटिक्स का क्लास है, फिर 30 मिनट्स का हमारा लैंग्वेज का क्लास है, या कोई अलग सब्जेक्ट है तो उसका है। तो वैसे भी स्पोर्ट्स एजुकेशन पार्ट है आपका करिकुलम का। तो आपके डेली स्कूल्स या डेली जो भी रूटीन है उसका वो पार्ट है। और वो प्री डिसाइडेड है कि इन बच्चे का क्या डेवलपमेंट है। एज कैटेगरी पे पता चल जाता है कि इनका क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होने वाला है, तो उनको क्या क्या चीज़ करानी है। तो सारी चीज़ें प्रूवन है। बैलेंसिंग कब कराना है, थ्रोइंग कब कराना है, थ्रोइंग किसका। अभी आप जस्ट एक नॉर्मल सिनेरियो देखेंगे, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके थ्रोइंग स्किल्स अलग होंगे, दे कांट थ्रो प्रॉपरली। और बॉयज Right. मोस्टली सीधा अच्छी तरह से थ्रो करते हैं, उनको टेक्निकली किसी ने सिखाया नहीं है। ये मतलब जो आप कह रहे बाय जेंडर ये एक डिफरेंस होता है, ये बहुत नेचुरल है और इसके पीछे के क्या नेचुरल नहीं है, उन लोगों ने कभी एक्सपोजर ही नहीं किया। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर। हाँ, ओके। जैसे आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। आई थिंक सिमिलर टू व्हाट पीपल से कि फीमेल के ड्राइविंग स्किल अच्छे नहीं होते, हाँ, बट सिंपली बिकॉज कि उनके पास ड्राइविंग एक्सपोजर कंपेयर टू मेन कम रहा है। हाँ, बट फीमेल्स ऐसे हैं जो इंडियन फाइटर पायलट्स भी हैं। तो जस्ट बाय इसका प्रैक्टिसिंग। हाँ, ट्रू। वो स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। मींस अगर आप 1000 आवर्स में सीख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 1100 आवर्स में सीखोगे तो सही। राइट। डेवलपमेंट के लिए किसी को ज्यादा टाइम चाहिए, किसी को कम टाइम चाहिए। राइट। सो ईश्वर जी, जैसे आपने बताया ना कि एक प्रोसेस होता है सिमिलर टू व्हाट जो हम स्टैंडर्ड एकेडमिक्स में देखते हैं स्कूल में या इंटर कॉलेज में, कि एक सिलेबस के थ्रू हम जाते हैं, सिमिलर स्पोर्ट एजुकेशन में भी होता है। राइट। सो अब इस पे ये समझते हैं कि सबका ये होता है, तो पहले तो हमारी जो कोर पढ़ाई है जहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि भाई हम अच्छे मार्क्स लेके आए। अब सब पेरेंट्स हो या विन स्टूडेंट भी ये सोच सकता है कि भाई मेरी जो रेगुलर स्टडीज है इसको अगर मैं स्पोर्ट एजुकेशन ऑप्ट करता हूँ तो मेरी स्टडी को हैम्पर करेगा, है ना। सो आपको लग रहा है वो एक डिस्टर्बेंस बन जाएगा अगर वो कोई अपने स्टडी के साथ साथ में स्पोर्ट एजुकेशन भी ले रहा है? स्पोर्ट्स एजुकेशन कभी हैम्पर नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा। मीन्स अच्छा। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो वो एट द एंड आपका ग्रास्पिंग पावर ही बढ़ा रहा है ना। तो एट द एंड आपको हेल्प करेगा एजुकेशन में, तो हेल्प ही करने वाला है। इवन आपका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। मीन्स आप समझो कि एक पेड़ है, आप उसको
लिमिटेड मात्रा में दे रहे हो कोई चीज, या समझो जस्ट यूरिया देते हैं ना हम जी फार्मिंग में, तो यूरिया बेसिक दे रहे हो और किसी में यूरिया भी दे रहे हो, नाइट्रोजन भी दे रहे हो, तो आई थिंक तो उसका ग्रोथ अच्छा बेटर होगा ना। तो वो वाला पार्ट है, मींस आप स्पोर्ट्स एजुकेशन इंक्लूड करोगे तो वो ग्रोथ 100% अच्छा है। ओवरऑल डेवलपमेंट का इसका साइड एक इफेक्ट कोई नहीं कंपोनेंट है वो, हाँ, आप ये कह रहे हैं साइड साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट्स कोई नहीं है, मींस ऑलरेडी ये पार्ट ऑफ ग्रोथ है। बट ईश्वर जी, ये तो आप मानते होगे ना कि जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, स्टूडेंट का अपना एक स्कूल टाइमिंग है, साथ में फिर वो ट्यूशन भी जाता है, या और आजकल स्केटिंग या जो छोटी मोटी चीजें जैसे सिंगिंग, वो सब एक्टिविटी कुछ लोग करते हैं। अब एक प्रॉपर एजुकेशन लेके उसके लिए टाइम देना, और एट द सेम चैलेंज पेरेंट्स के लेवल पे आप देखो तो भाई उनको भी तो अपने जॉब या अदर जो एक्टिविटीज है उसमें से टाइम निकालना, वो एक आपको लग रहा है एक रियल लाइफ स्ट्रगल भी है अगर ऐसी चीजों में ऑप्ट करना है तो? स्कूल अडॉप्ट कर सकता है ना इस चीजों को, स्पोर्ट्स एजुकेशन का चैप्टर्स। अच्छा हाँ, आप पी क्लासेस होते हैं सारे स्कूल में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं पी क्लासेस में? पीटी टीचर का काम क्या है? यही तो है कि उनको स्पोर्ट्स वगैरह चीजों के लिए एजुकेट बेसिक करना है। स्पोर्ट्स सिखिला है उनको, पर पीटी टीचर आज के टाइम में स्कूल में क्या कर रहा है? डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है जी। डिसिप्लिन में भी वही विसल बजा रहा है, रिसेस में आप इधर मत जाओ इधर मत जाओ, फिर लाइन से बच्चा आ रहा है जा रहा है, वही True. करा रहा है। तो प्रेयर करवा रहा है, फिर एमडीज, अभी तो एमडीज के सेशंस नहीं हो रहे, पहले एमडीज भी होते थे, Right. मास पीटीज लाइक। धीरे धीरे चीजें बदलनी चाहिए। सो अब हम ओवरऑल बात करें स्पोर्ट एजुकेशन की, तो जैसे आपने बताया ना कि एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, हम सबको पता है एजुकेशन फील्ड के अंदर। इसके करिकुलम या सिलेबस पे थोड़ा और डेप्थ में अगर आप बता पाए कि क्या क्या चीजें होती है, तो अगर जो भी हमारे व्यूअर्स है उसमें कुछ स्टूडेंट भी होंगे या कुछ पेरेंट्स भी होंगे, तो समझ पाए कि क्या क्या चीजें मेनली है जो इसमें हमारा बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल सीख सकता है। स्कूल्स जैसे प्री स्कूल्स मोस्टली सब जगह चल रहा है, तो प्री स्कूल्स का काम होता है कि बच्चे के डेवलपमेंट्स में काम करना। उनका एजुकेशन तो उनको ABCD तो सिखाया जा रहा है, 1 2 3 सिखाया जा रहा है, पर स्पोर्ट्स कराओ, लाइक बैलेंसिंग स्किल्स है, थ्रोइंग स्किल्स है, वॉकिंग के बेसिक स्किल्स हैं, एग्जैक्ट वॉकिंग का पूरा पैटर्न है, गेट एनालिसिस कहते हैं उसको, वो बच्चा एग्जैक्टली वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो एक एक्सपर्ट्स हायर करो कि आपके वो पूरे सेशंस वही ले, जंपिंग एक्टिविटीज़ कराया जाए, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी जो ऑटोमेटिकली उसके बाई प्रोडक्ट्स जैसा काम करेंगे, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये इट्स नॉट लाइक मीन्स आपने मेडिसिन लिया तो इसका साइड इफेक्ट रहेगा, ये उसके लाइफ टाइम जर्नी का पार्ट है। हार्मोनल ग्रोथ अच्छा, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ अच्छा, मेंटल ग्रोथ अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ही गेट टू अवेयर विन एंड लूज सिचुएशंस, हरदम विन नहीं होगा, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके अंदर डेवलप होगा, अच्छी चीज़ डेवलप होगी। राइट, तो इसके काफी एडवांटेजेस है अलोंग नॉट ओनली, बट हमारे यहाँ एक थोड़ा मायोपिक व्यू होता है ना पेरेंट का कि भाई अगर पढ़ाई कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, करियर सेट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो आगे उसके मैरिज में लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, वो अच्छे मिल जाएंगे और लाइफ को सेट है। मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसमें कुछ चेकलिस्ट बना हुआ है, वो आपको टिक करते जाना है। इस चेकलिस्ट में ये चीज थोड़ी अनयूजुअल सी लगती है पेरेंट के लेवल पे, तो वो जो माइंडसेट बना हुआ है हमारा, उस पे आप क्या कहेंगे? वी कांट ब्रेक द माइंडसेट, बट आप समझो बच्चा क्या कर रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक जनरल स्ट्रीम में जाना है। आप मुझे ये बताओ कि आपका 10th का सर्टिफिकेट आपने 10th पास होने के बाद कहाँ पे बताया? 11th के एडमिशन लेने के टाइम। 11th का बाद में 12th का एडमिशन मिल गया, मीन्स आप 12th आपने क्रॉस कर लिया, फिर आपने 10th का सर्टिफिकेट कब यूज किया? कुछ नहीं, नेवर। मीन्स या तो आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया, वहाँ पे दिखा है, पर आपको 9th का आपका मार्क्स नहीं पता होगा, 8th का मार्क्स नहीं पता होगा, तो आपका प्रोसेस है। तो आप लास्ट स्टेज पे आने के बाद ऐसा कंफर्म नहीं है, मीन्स आप नीट की प्रिपरेशन करो तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा, यू कैन गारंटी, बट आप मेहनत करोगे तो यू कैन गारंटी, राइट। तो आप स्पोर्ट्स भी एक डेडिकेटेड करोगे, कोई भी चीज़ें कैलकुलेटेडली करोगे तो आप सक्सेस की ओर जाओगे। भी शेयर मार्केट है, एवरीवन नोस की रिस्क है, पर देयर आर पीपल्स को कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क है नहीं, जैसे कोई फ्लाई कर रहा है, जस्ट एग्जांपल पैराग्लाइडिंग कर रहा है, वो पैराग्लाइडिंग कर रहा है तो इसका मतलब फ्लाई ही करेगा हरदम, ऐसा थोड़ी ना नहीं है। समटाइम्स इट में हैपन, विंड स्टॉर्म ज्यादा आ गया या इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, पैराशूट खोलना पड़ा, तो क्या करेगा? उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा, उसका तो कर पाएगा क्या? नो।
सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आपको करना क्या है, मीन्स कैलकुलेट करो कि आपका विजन क्या, फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हो। बट That is ऐसा important. कहते हैं ना, वी आर अ सोशल बीइंग, हमारे अपने सोशल चैलेंजेस भी है, क्योंकि पेरेंट का भी एक माइंडसेट होता है ना कि भाई पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं, या जो हमारा ओवरऑल सोसाइटी का एक जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होता है, आप जब उससे कुछ हटके करते हो तो ऑफ कोर्स उसमें आप अचीव कर गए तो फिर बड़ी तारीफ मिलती है और वाहवाही होती है, बट अगर आप जब उसको ऑप्ट कर रहे हो तब आपको बड़ा एक तरीके का लोगों का जो व्यू पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा नेगेटिव सा दिखता है। बदल जाता है। जैसे अभी पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन हो रहा था, नीरज चोपड़ा जी की बात चालू हुई थी, जी तो बोला जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा था किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जी नेशनल ओलंपिक मेडल आ गया तो एवरीवन इज सपोर्टिंग, गिविंग फंड्स। पहले क्या कर रहे थे? राइट। तो उस जगह गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट्स का, कि पहले से ही बूस्ट करके रखो। अगर वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है तो प्रमोट देम, चाहे स्कूल्स में प्रमोशन दो या तो कहीं से कुछ तो करो उसके लिए। राइट। पर जैसे आपने नीरज चोपड़ा की बात करी, अब हम ये चीज देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एथलीट है, उनकी अलग अलग स्टोरीज है। अब नीरज चोपड़ा का एक एक्सेप्शनल स्टोरी रहा, एक अपनी जर्नी रही, और उन्होंने जो अचीव किया ओलंपिक्स में वो रिमार्केबल है। बट वो काफी बार ऐसा लगता है इट इज लाइक अ टिप इन दी ओशन। बहुत बड़े मेजर चंक होते जो लोग शायद उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं लाइफ में फिर बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया होता है और वो डिजायर्ड आउटकम नहीं आता, और फिर एक फाइनेंशियल स्ट्रगल या सोशल स्ट्रगल आप जो भी कहो। तो उस केस में आपका क्या कहना है कि कैसे इंसान इस चीज को थोड़ा ईज आउट कर सकता है? स्पोर्ट्स में कभी फेलियर नहीं है जी। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है एथलेटिक्स का। सो नीरज चोपड़ा जी का भी 8th रैंकिंग आया है, बाकी वो गोल्डन बॉय है, राइट। है ना। तो आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था उनका 8th नंबर है। तो इट डजंट मीन इज अ पार्ट ऑफ अ फेलियर। वो वापस रिहैब करेंगे, मीन्स बैक इंजरी की वजह से चल रहा है उनका, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मीन्स वो ओवरकम करने का काम हमारा है। जब उसके अच्छे दिन में आप साथ हो तो बुरे दिन में भी साथ रहो। राइट। शायद वो उससे भी अच्छा कर ले। ऐसा तो है नहीं कि आपने बेंचमार्क सेट किया 10 नंबर पे तो आप कभी 11 टच नहीं करोगे, तो 10 तो टच कर ही रहा है बच्चा, तो उसको पुश करो, 11 टच करेगा। पर आई थिंक जो हमारा अगेन इन सबके जो डीप रूटेड प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ ईश्वर भाई, वो है कि हम हर सक्सेस को हमने मनी से डिफाइन करना शायद देख लिया है। तो हाउ मच समबडी इज अर्निंग, वट एवर ही इज डूइंग, गुड बैड एवरेज, इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड बोरिंग, उससे मैटर नहीं करता आप कितना कमा रहे हो, अल्टीमेट बिकम योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो इस व्यू पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बात सही है। जितने भी पब्लिक है वही सोचेगी कि एट देन अगर पेरेंट्स के बिहाफ में सोचेंगे तो फिर वही सोचेंगे ना कि बच्चा के पास पैसा होगा तो सेटल्ड है। हाँ, पर जब बच्चे से पूछोगे ना कि तेरे पास इतना पैसा होगा, तेरे को ये चीज खेलने नहीं मिलेगी, तो क्या वो हैप्पी है? वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। तो ये एक अदर साइड है, कॉइन के दोनों पहलू है जी। एक आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आज के टाइम पे बच्चों को पेरेंट्स कभी काउंसलिंग ही नहीं कर रहे। पहले ऐसा था कि पहले नहीं, अभी भी पहले ऐसा था ही नहीं। पहले तो जो फादर ने बोल दिया, मदर ने बोल दिया, दैट इज फाइनल। वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर, या तो बच्चा घर छोड़ के जाएगा या तो अनदर ऑप्शन डिसाइड करेगा। अब भी तो कैसा है कि फिर भी बच्चा अपने हिसाब से करने का सोचता है, तो अटेम्प्ट करता है। फेलियर मिले ना मिले दैट इज सेकेंडरी, क्या पता सक्सेस मिल जाए जी। अभी जितने भी है यूट्यूबर्स हैं या जो टिकटॉक स्टार्स थे, आज यूट्यूब पे आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबको सक्सेस मिली। वेरी ट्रू। इनफैक्ट एक डेटा मैं आपको ईश्वर जी बता दूं कि हम आपने नीट की बात करी थी, है ना, 24-25 लाख लोग अपीयर करते हर साल एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए। उसमें 1 लाख सीटी है इंडिया में, 50,000 सेल्फ एम्प्लॉयड है, 50,000 सेल्फ फाइनेंस है, 50,000 गवर्नमेंट एडमिशंस होते, टोटल 1 लाख है। तो दैट श्योर, मतलब श्योरली वहां से आउट ऑफ 24 लाख 23 लाख लोगों का एडमिशन नहीं होने वाला है। स्टिल दे अपीयर, स्टिल दे डू जो हाई मतलब कॉस्ट वाले जो कोचिंग सेंटर्स है वहां उनका एडमिशन कराते हैं, और दुनिया भर के एफर्ट्स उसमें लगाते हैं। जबकि सक्सेस आप देखने जाओगे तो 24 लाख में से 1 लाख इज हार्डली 2-3%, राइट। बट वो हमें गलत नहीं लगता, बट व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग तो हमें लगता है यहाँ फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम है। बट वो
पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना। जी। देयर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स जहाँ पे सोचते हैं कि अगर तू फेल होगा तो कोई मतलब नहीं है, चलेगा भाई, फेल होते हैं बंदे, बट पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग कि हाँ बच्चे ने ट्राई तो किया, राइट। बट आप उसको उसके लाइफ में तो सपोर्ट करो। राइट। आपके विजन्स फॉलो कर रहे हैं ना, आपको जो अच्छा लगता है वो करा जा रहे थे, तो वो बच्चा वो फॉलो करा था, नहीं हुआ पास या सक्सेस नहीं मिली, तो इट डजंट मीन कि वो गलत है, क्या पता दूसरी चीजों में उससे अच्छा करे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो। सोचो। पॉजिटिव वो सोच रहे हो जो आपको चाहिए, नेगेटिव वो सोच रहे हो कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा गलत ही करेगा, राइट। तो वो और I मत think, सोचो। जैसे हम वेस्टर्न पेरेंटिंग या वेस्टर्न माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा की डिफरेंस दिखता है कि वहाँ की जो ओवरऑल पेरेंटिंग फिलोसॉफी में देखो तो दे सेलिब्रेट द फेलियर्स, मतलब उतना बर्डन नहीं है। हो सकता है उनके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंडिया जैसी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है, बट माइंडसेट वो है कि वो फेलियर से डरते नहीं है, वो एनकरेज करते हैं बच्चों को, अगर फेल हो गए तो क्या हो गया। सो इसी पे मेरा सवाल है कि जो स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करें तो आप उसको कैसे देखते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है वर्सेस एज एन इंडिया हम स्पोर्ट्स एजुकेशन में कहाँ है? हम इंडिया में स्पोर्ट्स एजुकेशन ना के बराबर है, वो वैसा हो गया समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है, जी। तो नीड टू डेवलप मोर तो इसमें। आप इस फील्ड में फिर आपको भी तो लगा होगा जब आप शुरू किए कि भाई ये तो आपने ही बताया समुंदर में सुई जैसा काम है, तो चैलेंजेस तो आपके भी इतने ही टफ होते होंगे। चैलेंजेस टफ है, बट अभी के टाइम पे जितने भी अच्छे प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स ट्रस्टीज, दे नो, अगर आप बैठोगे डिस्कस करोगे स्पोर्ट्स एजुकेशन कितना मैटर करता है अपने बच्चे के लिए, तो दे डिस्कस अबाउट इट, और उनको लगता है कि चीज़ सही है, दे अडॉप्ट इट। पहले कोई जी। सोशल मीडिया नहीं करता था स्कूल, आज के टाइम पे एडमिशन्स चालू हो जाते दिवाली के बाद सोशल मीडिया पे कि जी। एडमिशन्स आर ओपन, पहले कौन कर रहा था? नहीं होता था। पहले जो नियर बाय लोकेशन में स्कूल्स थी वही चलती थी। राइट। अभी तो बच्चा मैं आई थिंक ट्रैवल करता है 50-60 किलोमीटर ट्रू। बाय बस या स्कूल बसेस के हिसाब से। जहाँ अगर जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ से हम लोग रहते हैं वस्त्राल, वस्त्राल से मैंने एसजी हाईवे तक बच्चे आते हुए देखे स्कूल्स के लिए। ट्रू। तो वो कैसे कर रहे हैं? सो अगर एक माइंडसेट की बात है, हाँ, इसमें बस एक्चुअल चैलेंजेस जो भी है वो सब माइंड में है, बाकी अगर आप पेरेंट्स विजन है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे कुछ नहीं करने वाला। आपने बोला ए तो ए, वो ए ही बोलेगा। बाहर से किसी ने बोला ना कि ये ए है या बी है, तो वो उस टाइम के लिए चेंज होगा। घर पे आके आपने वापस बोला नहीं इसको ए ही बोलते हैं, तो ए ही बोलेगा। वो राइट। पेरेंट्स का काम है। स्कूल में जा रहा बच्चा 5 आवर्स 6 आवर्स ऑफ स्कूल लाइफ, उसके बाद में घर पे ही है, तो आप उसको कैसे ग्रूम कर रहे हो, उसको क्या बता रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप उसको कुछ अच्छा कराओ, एंड यू एवरीवन नोस कि स्पोर्ट्स खेलेगा बच्चा तो सारी चीजें अच्छी होने वाली है। जी। और उसको लिखने जाओगे तो स्पोर्ट्स से क्या क्या बेनिफिट है, बहुत सारी चीजें हैं। जी। पर आपको पता है अच्छा चीजें तो कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे? करेक्ट। जी। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। उसमें एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे ईश्वर जी की, जैसे एकेडमिक्स में ये होता है, हम हमेशा कहते हैं कि एक आपके अपने प्रिविलेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल सक्सेस में। अगर कोई अच्छे घर में पैदा हुआ है, अच्छी कोचिंग ले रहा है, अच्छे ट्यूशन क्लासेस है, या उसके पास कंपेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा एक्सपोजर है, क्वालिटी एक तरीके से पढ़ाई के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो सब अच्छे लेवल पे है, तो उसका शायद उसके रिजल्ट पे ओवरऑल फर्क पड़ता है। स्पोर्ट्स में भी आप क्या मानते हो कि वहाँ क्या चीज़ें और फेयर है? क्योंकि इंडिया में आज भी हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहीं लोअर क्लास पुअर क्लास से बिलोंग करती है, बहुत सारा चंक हमारा मिडिल क्लास है। तो अगर वो लोग स्पोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं एज एन होप कि यहाँ से हम एक करियर बिल्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी सिमिलर जो एकेडमिक चैलेंज है वो है, या यहाँ कुछ डिफरेंस है? नहीं, दोनों जगह चीजें अलग है। इंडिया में कैसा है कि पेरेंट्स जब तक अवेयर नहीं होगा ना अबाउट स्पोर्ट्स करियर, जी। तो तब तक वो बच्चे का करियर अच्छा नहीं होगा, दैट इज श्योर। चाहे पैसा है या नहीं है, नहीं है। ओके। दोनों ऑप्शंस है। देयर आर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट, अगर हम गुजरात में है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे डीएलएसएस स्कूल्स है, आपका बच्चा किसी स्पेसिफिक चीज़ में अच्छा है, या असेसमेंट्स होते हैं कि कुछ वो असेसमेंट्स में अगर वो आगे आ रहा है तो आपको डीएलएसएस स्कूल में उसका एजुकेशन स्पोर्ट्स पूरा गवर्नमेंट देख रही है। पर आपने कभी अटेम्प्ट किया वो चीज़ जानने का?
आपको पता है कि बच्चे को एमबीबीएस कैसे कराना है, तो उसका पूरा रूट मैप पता है आपको, पर जेईई बच्चे पता को है, हाँ नीट पता है, सब पता है। बच्चे को नेशनल्स कैसे खिलाना है एंड ही इज गुड इनफ, खेल सकता है, तो आपको उसका कोई रूट मैप नहीं है। नहीं है। तो गलत कौन है? बच्चा तो है नहीं गलत, बिकॉज वो कहीं पे सर्च तो नहीं करेगा, वो तो सोचेगा ना पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव्स हैं, ट्रू। तो वहां से आना चाहिए। आई थिंक सोशल अवेयरनेस और ओवरऑल मार्केट अवेयरनेस भी कम है। अब हम चलो बड़े सिटी में तो हो सकता है कहीं कोई रैंडम एडवर्टीजमेंट के थ्रू या होर्डिंग्स के थ्रू कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, बट अगर हम छोटे टाउन की बात करें या इवन विलेजेस की बात करें, तो वहां अगर कोई है जिसके पास वो हुनर है या वो लगता है कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको हम कैसे तराशें, उनको हम कैसे फाइंड आउट करें? ग्रास रूट लेवल पे आपके असेसमेंट स्टार्ट होने चाहिए। कुछ चीज होती है जो नेचुरली बॉडी बिल्ड कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल एक कोई भी लेबर कास्ट को ले लो, लेबर जो हाँ, क्लास है हमारा इंडिया का, राइट? लेबर क्लास है, वो लिफ्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, जी है ना, जैसे ईंटें उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जी। तो ही नो हाउ टू लिफ्ट, बट उसको आप थोड़ा सा अच्छा करोगे, ट्रेन करोगे, ही विल बी डूइंग टेक्निकली गुड, राइट। है ना, इंजरी प्रिवेंशन होना चालू हो जाएगा, जो नहीं होगी उनको इंजरीज। तो वो देखो कि बहुत सारे असेसमेंट्स हैं जब प्री स्कूल्स में होते हैं बच्चे, या 8 बिलो 10 ईयर्स के होते हैं, जहाँ यहाँ पे असेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, वो कराना चाहिए। पर आपको पता चलेगा ईश्वर कि जी, उनके एग्जैक्टली व्हाट अपने इज गुड। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, तो उनको वहां आप क्या कह रहे हो स्पेसिफिकली? कोई इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको हम कैसे नर्चर और ग्रो करें? मैंने अपने जैसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है स्पोर्ट्स एजुकेशन, राइट। तो पार्ट होना चाहिए स्कूल का। ओके। सबसे मेजर रोल प्ले करेगा स्कूल, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल सब जगह है, असेसमेंट आप कहीं से भी ले सकते हो ना। और आपको लग रहा है इंडिया में स्कूल्स ये फेयरली चेक करती है? लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हो तो फिर मीन्स आप अच्छे प्लेयर्स गवा रहे हो। अभी समझो कि एक कोई स्कूल है रूरल एरिया में, एकदम रिमोट लोकेशन पे, वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसा है। अभी जैसे हम माउंटेन्स में ले रहे हैं, माउंटेन्स का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि हमें जहाँ पे 100% ऑक्सीजन चाहिए, शायद वो 70% में सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो पहले से ही अच्छे हैं, फिट है, तो लंग्स कैपेसिटी टेस्ट करो, पता चलेगा। तो आप वहाँ से पिक करो बंदे। आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया है तो आपको कैसे पता कि अच्छा प्लेयर्स आपके पास था, पर वो 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। राइट। उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया उस हिसाब से, तो खत्म। तो वो काम गवर्नमेंट का है, और मैं प्रेफर करता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ पे असेसमेंट चालू हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम चाइना के कंपेयर करते हैं मेडल टैली में, तो दे आर इन ओलंपिक्स टॉप पे। उस स्पेशली आने ही वाला था, क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज, क्योंकि जब मैं आपके साथ बात भी कर रहा था ना, तो मुझे ये सवाल पे बड़ा ये था कि जब एक चीज देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है ईश्वर जी की, अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो हम और चाइना मोर और लेस सिमिलर है, बट हम जब भी ओलंपिक्स में मेडल की टैली देखते हैं या ओवरऑल उन लोगों का जो परफॉर्मेंस या जिस लेवल पे प्रिपरेशन है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखिए इंडिया कहीं भी उस रैंकिंग में उनके नजदीक, मतलब दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। तो क्या की प्रॉब्लम है, क्या वो लोग कर रहे हैं जो शायद हमने अभी तक सोचा नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं? अगर आप विस्तार से बता सके इस पे। देखो इसमें ऐसा है कि जुनून हमारे में सबसे ज्यादा है। हाँ, इंडिया चाइना अगर जुनून में लड़े ना तो हम लोग जीत जाएंगे, पैशन में तो जीतेंगे। हाँ, सही कहा कि हमें अगर हमको किसी ने बोल दिया ना कि 10 घंटे तू ये करेगा तेरे को ये चीज मिलेगी, तो वी विल बी डूइंग दैट थिंग। ट्रू। ठीक है, बट कम टू स्पोर्ट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, इंडियन इंफ्रा। अभी अच्छी चीजें है कि बहुत सारी चीजें हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा काम हो रहा है, स्पोर्ट्स इंफ्रा की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे गुजरात में हो रहा है रिसेंटली। यस, इन अहमदाबाद 36 इंडियन ओलंपिक्स आने वाला, अपने इस पर डिस्कस करेंगे 36 पे जी। तो। और सबसे फंडिंग ज्यादा कौन दे रहा है? हमारा फंडिंग आई थिंक बहुत रेयरेस्ट है, दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ फंड्स। और उनका डीएनए टेस्टिंग करते हैं, जेनेटिकल वो लोग देखते हैं कि असेसमेंट्स करते हैं कि बच्चे का, चाइना में बच्चे का डीएनए टेस्टिंग होता है। हाँ, जेनेटिकल असेसमेंट्स है। हमारे यहाँ पे खाली एक ही जगह पे जहाँ पे जेनेटिकल असेसमेंट्स हो रहा है, इंडिया की बात कर रहा हूँ जी। वहाँ का स्ट्रक्चर कितना पॉलिश्ड है, यहाँ का स्ट्रक्चर क्यों पॉलिश नहीं है, क्यों करप्टेड टाइप है? उससे क्या फायदा होता है वो डीएनए टेस्टिंग के थ्रू?
अभी समझो कि एक ब्रीड पे आते हैं, कोई भी एक ब्रीड है, तो हाँ। हॉर्स एक अच्छा ब्रीड माना जाता है। अभी वो अच्छा एक हॉर्स ब्रीड मेल ब्रीड है, पर कोई फीमेल खराब ब्रीड से मैट किया तो उसके आने वाली जनरेशन कैसी होगी? दोनों का मर्जर, या तो हम 50-50 लेते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग की एवरेज हाइट कैसे पता चलती है? मदर फादर की एवरेज हाइट डिवाइड बाई 2, वो बच्चे की +5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज और -5 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स, ये एस्टिमेटेड हाइट आनी चाहिए। वैसे तो एवरेज हाइट हुआ, वैसे आपका डीएनए चेन कैसा जाने वाला है? तो हम हॉर्स ब्रीड में ये सब देखते हैं, बट हम ह्यूमन ब्रीड में क्यों नहीं देखते? वॉरियर जो भी इंडियन वॉरियर्स है, उनकी जनरेशन्स में मैरिज किस में हो रही है? राजा महाराजा की शादी मोस्टली राजा महाराजा के बच्चों के साथ ही हो रही है। ट्रू। तो वो उनका ब्रीड कितना अच्छा था, वो पॉलिश ब्रीड है, ऑलरेडी वो लोग वॉरियर थे, एंड उनकी सो इवेंचुअली यू सी दैट डीएनए प्लेज अ मेजर रोल, कि अगर दो स्पोर्ट्स प्रो डीएनए वाले लोग शादी करते और उनके बच्चे हैं तो दे विल बी मोर गुड एट स्पोर्ट। हाँ, बहुत अच्छा होगा जी। मीन्स पॉलिश्ड होगा पहले से, उसकी बॉडी आधी चीजें तो डेवलप करके आ रही है जी, वो फॉर्मूलास लेके आ रही है, राइट। तो उसको सीखना नहीं पड़ेगा। मीन्स चीजें सीखना मीन्स ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पर जैसे कि बोलते हैं ना कि हम जैसे वैक्सीन लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन का बेसिक फंडामेंटल क्या है? मीन्स आप वही ले रहे हो बीमारी के डोजेस जो उसका बोलते हैं करप्टेड फॉर्म है जी, जो तुम्हारी बॉडी उस पर यूज होके वर्क करके मीन्स दे कैन हिट इट, किल इट। ट्रू। वो फॉर्मूला अपना बॉडी अडेप्ट कर लेता है, दैट इज राइट। और क्या चीज है ईश्वर जी जो चाइना या हम यूएस को देखते हैं जो ऑलवेज ओलंपिक में टॉप करता है, और चाइना को भी देखे तो दीज आर द टू कंट्रीज जो मेडल टैली में हमेशा 1 और 2 पे होते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो ग्रास रूट हो या इवन एडवांस लेवल पे जो हम शायद अभी भी कर नहीं रहे हैं, बट मे बी नियर फ्यूचर हमें करनी चाहिए? वो लोग का ना जितने भी स्कूल्स है ना, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पे ही असेसमेंट सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छा। फिल्ट्रेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वो असेसमेंट खत्म ही हो जाता है। मीन्स आपको स्पेसिफिकली आप कुछ टेस्ट ऐसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा थ्रो अच्छा करता है तो आइडियली वो थ्रोइंग इवेंट में बहुत अच्छा हो सकता है जी, हो सकता है, पर ट्रेनिंग देने के बाद और भी अच्छा हो सकता है, पर आपने कभी उस पर R&D किया ही नहीं, राइट। क्या ट्रेनिंग सेंटर में लाए नहीं आपने उसको, तो कहाँ से होगा? तो वो बेसिक है, असेसमेंट्स होना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तब आपने बताया था कि गुजरात के कोई पर्टिकुलर रीजन में लोग हैं जो आर्चरी वगैरह में, आई थिंक उस पे आप बताना चाहेंगे? आप बता रहे थे देवगढ़ बारिया करके जगह है जी। मोस्टली मैंने आर्चर वहाँ पे देखे सारे आदिवासी है। अच्छा। हाँ, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की बात कर रहा हूँ, जब हम असेसमेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो सारे आर्चरी वाले मोस्टली 80% आर फ्रॉम ट्राइबल बैकग्राउंड। रीजन बीइंग कि दे आर वो सब प्रैक्टिसेस उनके वो लोग रेगुलर हंटिंग में यूज कर रहे हो चीजें तो। अच्छा। अभी जैसे हम आर्मी वालों को राइफल देंगे, ही नो हाउ टू यूज इट। अगर हमको देंगे तो बेसिकली मुझे थोड़ा पता चलेगा कि हाँ मैगजीन ऐसे लगाते हैं, नॉक ऐसे, सेफ्टी नोट ऐसे लगता है, ये पता है, बट दूसरे को देंगे तो कभी नहीं आएगा। उनके तो डीएनए चेन में हंटिंग का, वो भी आर्चरी से, राइट। दे नो हाउ टू एरो कैसे एकदम स्ट्रेट बनाना है, हमें वो सब नहीं आएगा। राइट। उनको एरोडायनेमिक्स भी पता है कि आगे कितना पॉइंटेड रहेगा, पीछे फेदर कितना लगेगा, 3 लगाना है, 5 लगाना है, इसको स्लो करने के लिए, कर्व करने के लिए फेदर कैसे लगाना है, दे नो। ट्रू। सोचो, तो वो तो उनकी बोलते हैं ना कि कल्चर में, राइट। तो दे कैन डू वेरी मच बेटर देन अनदर। सो ऑल इन ऑल एक चीज जो आपकी बात से समझ में आ रही है कि एक स्पोर्ट्स कल्चर और एक माइंडसेट डेवलप करना रहेगा, और स्कूल लेवल से वो असेसमेंट शुरू कर देने पड़ेंगे जिससे वी कैन जो रियल टैलेंट है जो शायद हम वेस्ट कर रहे हैं या उसको अंडर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो हमें पता चल जाए कि भैया ये पर्टिकुलर बच्चा बच्ची इस स्पोर्ट्स में सही है, तो उनको हम आगे फिर उस हिसाब से नर्चर करें। बेसिकली कैसा है कि आपके पास ना असेसमेंट्स इंडिया में भी है, दूसरी कंट्री भी अडॉप्ट वही कर रही है असेसमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में पहले यूए टेस्ट था, पहले उसके पे VO2 था, फिर यूए आया, अभी ब्रोंको टेस्ट आ गया। वैसे आप अडॉप्ट कर रहे हो ना चीज़ें, असेसमेंट्स, वैसे इसमें भी असेसमेंट्स हैं, आप लो तो सही। आप लोगे नहीं तो डेटा कहाँ से आएगा? आज भी हम डेटा, अगर हम न्यूट्रिशन का डेटा लें
तो हम लोग मोस्टली यूएस और यूके को फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन, पर बिल्कुल हमने इंडियन जियोग्राफिकल कंडीशन में न्यूट्रिशन डेटा डेटा कभी है बनाया ही नहीं है। ट्रू। तो वो गलती किसकी है? इनफैक्ट मेडिकल में तो बहुत सारी चीजें, जैसे हाँ हार्ट के अंदर हम देखते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ का आईएचए है, इंडियन हार्ट एसोसिएशन, वो जो गाइडलाइन फॉलो कर रहा है वो बहुत क्लियर कट एएचए से आती है। हाँ मतलब इवेंचुअली कहा जाए तो जो रिसर्च में और डेटा कलेक्शन में जो काम होना चाहिए, वेदर इट इज एनी फील्ड, वो शायद हम वेस्ट के या चाइना के कंपैरिजन में कम कर रहे हैं। तो बहुत कम, बहुत कम है। और हमें हमारे जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से करना भी चाहिए। True. बिकॉज आप आज नहीं बनाओगे डेटा तो आने वाले 10 साल के बाद कुछ भी नहीं होगा। जस्ट एशियन पेंट की बात लेते हैं, एशियन पेंट ने अपने डेटा सेट मैनेज करने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर लिया। ट्रू, यस, आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, राइट। आज के पास उसको पता है कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सप्लायर को कौन सा माल कब चाहिए। वेरी ट्रू। तो उसका इन्वेंटरी कितना मैनेज हो गया। सो इट्स अ पावर ऑफ डेटा। हाँ, और फ्यूचर में यही है। तो वो आज के टाइम में बूम कर रहा है और वो आने वाले 10 साल तक वो टॉप पे रहेंगे, अगर जब तक कोई दूसरी फर्म्स अगर वो डेटा मैनेज नहीं कर रही खुद के लिए। तो इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे करेगी, और देखो गवर्नमेंट की बात आती है तो उसमें पॉलिटिक्स है, बहुत सारी और चीजें होती है, गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस होते हैं, या उनकी अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है हर स्टेट को लेके। आपको लग रहा है कोई इंडिविजुअल एनजीओज या कोई कॉरपोरेट बड़ा है जिसका सीएसआर के पार्ट में वो लोग ये सब चीजें स्मॉल टाउन से, रूरल एरिया से लेके शुरुआत करें तो एक चेंज आ सकता है? जैसे रिलायंस ने सीएसआर में चालू किया था, मीन्स रिलायंस फाउंडेशन में स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीजें लाई है उन लोगों ने, फुटबॉल एडॉप्ट किया उन लोगों ने। सो वो बहुत अच्छी चीज है। फुटबॉल तो किसी ने टच ही नहीं किया था, फिर आईएसएल्स आया, सुपर लीग्स आया। कबड्डी देख लेते, कबड्डी हमारा ट्रेडिशनल गेम है, मीन्स कबड्डी पहले से खेला जा रहा है। जब प्रो कबड्डी आया पहला साल किसी को नहीं था, आफ्टर 1 ईयर 2 इयर्स वो अभी भी पीक पे चलता है प्रो कबड्डी। उसके बाद कबड्डी खेलने वालों की मात्रा बढ़ गई। राइट। तो जेवलिन देख लो, हाँ नीरज जी का गोल्ड आया जी, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग फॉर जेवलिन थ्रो का प्रैक्टिस किधर होता है, एकेडमी किधर है। सो वी नीड अ रोल मॉडल, हाँ, जिससे इंस्पिरेशन आए। मिल सकता है, बट क्या पता आप रोल मॉडल आप ही बन सकते हो। तो वेरी ट्रू, बट आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं लिया, कोशिश ही नहीं किया, वो भी हो सकता है। तो वो भी तो है। सो हमने काफी बात की ईश्वर जी की असेसमेंट क्यों जरूरी है, डेटा हमारे पास इनफ होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए एंड ऑल दैट। आपके अपने एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि कहीं ऐसे विद द हेल्प ऑफ सच असेसमेंट किसी बच्चे को हमने पिक किया और उसको अच्छे से ट्रेन किया और आज ही और शी इज डूइंग वंडरफुल? आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी कहानी हो? मैंने एनडीए साइन किया और नहीं तो बता देता। एक टीम, पर आप उसको इनडायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। एक टीम के लिए हम लोग काम कर रहे थे जी, क्रिकेट के बेस पे। सो आई यूज्ड टू टेक बॉलिंग असेसमेंट्स। तो वहाँ पे हमने ये सारी चीजें की थी जी। स्पेसिफिकली उसका बॉलिंग पेस उतना अच्छा नहीं था, अच्छा, बट बॉडी का डेवलपमेंट इतना था अच्छा था कि वो ट्रेनिंग उस बंदे ने कभी ली नहीं थी। अच्छा, वो आया, डायरेक्टली आया है, असेसमेंट दिया उसने, असेसमेंट में सुपर टॉप, बट वो बॉलिंग के लिए स्पेसिफिकली गया तो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। उसका बॉडी अच्छा है बट उसको टेक्निक्स नहीं पता है। देन ऑल्सो वी पिक्ड हिम, और अच्छा प्लेयर है आज। गुड। सो आपने बीच में कहा कि हम लोग ओलंपिक्स पे थोड़ा बात करेंगे, तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ। और बिफोर कमिंग टू ओलंपिक्स, हम अहमदाबाद में बैठे हैं और अभी रिसेंटली हमने सुना कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके लिए अहमदाबाद ने बिड किया हुआ है। सो वी मे सी कि अहमदाबाद में पूरा होस्टिंग हो। तो स्लोली ग्रेजुअली हम ये कह सकते हैं कि हम उस स्पेस में एंटर हो रहे जहाँ पे स्पोर्ट्स को हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और आर ओवरऑल, जो हम कहते हैं ना, कंट्री की भी जो अपनी एक आइडेंटिटी, प्रॉस्पेरिटी है, उसका एक पार्ट समझ रहे। और फिर हम ओलंपिक्स पे आते हैं कि एज एन इंडिया हम उसके लिए स्पेशली 36 में हम सोच रहे कि इंडिया होस्ट करेगा। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अभी सोचो 36 यानी एवरेजली 10 साल बाकी है जी, है ना। तो अभी ओलंपियंस किधर होंगे? अभी तो दे शुड बी इन प्रैक्टिस एक्टिवली। वी शुड हैव फिगर आउट कि ये लोग हैं और उनका प्रैक्टिसिंग बहुत जोरों शोरों से चलना चाहिए। नहीं, अभी होंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में। अच्छा, एक अच्छा एथलीट का एज कैटेगरी होता है 21 to 35 के बीच में। ओके, वो बहुत अच्छा मीन्स अपना पीक परफॉर्मेंस पे होता है उस एज कैटेगरी, राइट।
तो अभी 21 to 35 का देखने जाओगे, 36 में तो किधर होगा वो? हाँ, तो वो आई थिंक 11 साल से 20-22 साल के बीच में तो अभी स्कूल या इंटर स्कूल, कॉलेज, राइट? कॉलेजेस या तो एकेडमी में कहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा। जी ये 3-4 जगह है जहाँ पे है ना अभी ओलंपियंस बैठे हैं। जी अगर इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल चाहिए जी तो दे हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग देम। आप अगर अभी जूनियर कैटेगरी में ट्रेन करने जाओगे ना 5 ईयर्स 10 ईयर्स वाले के एज कैटेगरी में, तो आपको 36 में मेडल्स नहीं मिलेंगे। सो आपको देखना पड़ेगा आप कितना लंबा विजन ले रहे हो। ये सब लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। ट्रू। और एक भूख भी तो चाहिए ना कि हम हर बार 2 4 या 6 मेडल पे आके या रुक जाते हैं, पर वो डेस्परेशन, वो मैडनेस चाहिए आई थिंक कि हमें भी उस लेवल पे जाना है जहां आज यूएस या चाइना या इवन अदर छोटी छोटी कंट्रीज भी हम देखते हैं कि दे आर लाइक कोरिया है या जापान है, दे हैव वेरी बिग नंबर ऑफ मेडल्स दे विन। इसमें स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे पास इतने सारे स्कूल्स के एग्जांपल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी बच्चा कोई एक स्पोर्ट्स बाहर से खेल रहा है, अगर उसका उस दिन टूर्नामेंट है तब भी स्कूल वाले मैसेज करते हैं कि एब्सेंट क्यों है। एब्सेंट है तो फिर उसको भी प्रॉब्लम, पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए स्कूल में। तो गलत कौन है? ऊपर से स्कूल को मोटिवेट करना चाहिए, चल बच्चा 10 बच्चों में से भाई तू तो अलग कर रहा है कुछ, एंड यू आर डूइंग गुड। चल आज नहीं करेगा तो आने वाला वो तो स्कूल में ही रहने वाला है ना, टिल द एज ऑफ 14-15। अगर 12 स्टैंडर्ड तक है तो 16 तक तो स्कूल में ही है, तो स्कूल का ही वैल्यू बढ़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल स्कूल सपोर्ट ही नहीं कर रही, नहीं कर रही है। वो किसका काम है? एट देन बेसिक ग्रास रूट पे जब आप बात कर रहे हो तो स्कूल का काम आता है। अगर वो 50 बच्चों का, अगर समझो कि एक बच्चा है वो 4th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड के अंदर है, वो कहीं बाहर खेलने गया ना, अच्छा परफॉर्म करके आया, तो स्कूल मस्ट अप्रिशिएट देम। राइट 40 बच्चों में उसकी वैल्यू अलग हो गई तो उसको देख के उसके पीयर्स भी सीखेंगे, राइट भाई तू किधर खेल रहा है, आई True. वांट टू ज्वाइन। शायद वो भी ज्वाइन करे, क्या पता वही अच्छा प्लेयर हो। ट्रू यू नेवर नो उसके कौन अच्छा प्लेयर है। जी और अनटिल आपने वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप उसका आंसर दे ही नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, राइट सिंपल। अगर समझो कि अगर मैंने स्पोर्ट्स खेला है, आज तक मैंने कभी रग्बी नहीं खेला है, पर जब तक रग्बी नहीं खेलूंगा तब तक मेरा बॉडी उसको एडप्ट नहीं करेगा, राइट मेरा पैशन भी नहीं फील होगा, मैं उसको कभी टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाऊंगा तो कभी खाऊंगा भी नहीं। ट्रू सिंपल फंड है, तो होना चाहिए। सो एक चीज स्पोर्ट्स को लेके जब हम बात करते हैं ना तो वहां बात आती है एक स्पोर्ट की जो है क्रिकेट। और वी ऑलवेज से भाई क्रिकेट इज लाइक रिलीजियन इन इंडिया, बहुत हाईली पैशनेट हम लोग हैं। और अब मुझे लग रहा है क्रिकेट को लेके पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, अगर कोई प्रैक्टिसिंग क्रिकेट में कर रहा है तो उसको एनकरेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल है, हमने सक्सेस स्टोरीज सुनी है, हमने देखा है कि वो वेदर इट इज सोशियो इकोनॉमिकली और बाय ऑल मीन्स वो ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है अगर कोई क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है। बट व्हाट अबाउट द अदर स्पोर्ट्स? तो उसको हम कैसे इतना ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं? वहां पे रोल आ रहा है स्कूल्स का, कि अगेन स्कूल्स के पास क्या है इंफ्रा में। अभी आप कोई भी स्कूल देख लो, गवर्नमेंट स्कूल के पास तो कोई भी, किसी भी स्कूल के पास आई थिंक हो तो अच्छी बात है। जब तक मेरे आइडिया में तो किसी के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, जी है ना। अभी एथलेटिक ट्रैक्स भी नहीं है। नहीं ये है। अहमदाबाद में अभी 3-4 जगह पे जहाँ पे एथलेटिक ट्रैक्स आए हैं, अभी बच्चे वहां पे जाके रनिंग कर रहे हैं। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? राइट अभी इंफ्रा ही नहीं है तो आप कभी जा, आप कर समझो कि अहमदाबाद में कोई भी मॉल नहीं है तो आप मॉल में जाओगे शॉपिंग करने, तो आप क्या करोगे? स्ट्रीट पे ही जाओगे ना शॉपिंग करने। राइट मॉल बनेगा तो मॉल में जाएंगे ना। जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए। इंफ्रा वेरी चाहिए। ट्रू। अगर आपके पास इंफ्रा नहीं, अगर स्विमिंग पूल, सब समझो कि एक अच्छा बच्चा है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्विमर के टाइप का है, एंड आप ट्रेन करोगे इंटरनेशनल स्विमिंग में, अच्छे मेडल्स ला सकता है, पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या है? आपका वेस्ट है ना, राइट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। मीन्स आपके पास बच्चा था, आपने ट्रेनिंग नहीं दी, आपके पास इंफ्रा ही नहीं है, खत्म। मीन्स बोलते हैं टैलेंट ऐसे जा मर रहा है। सो ये आई थिंक जो आपकी बातों से एक चीज समझ में आ रही ईश्वर जी की, टू वे ट्रांजेक्शन है। जैसे हम वो पुलिस और सिटीजन का रिलेशन देखते हैं ना, कि भाई हम बोलते हैं भाई पुलिस हमारे साथ गलत करती है, और तो पुलिस सोचती है भाई सिटीजन लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, एनकरेजमेंट करे,
और पेरेंट्स और स्टूडेंट अपने लेवल पे स्पोर्ट्स को एक अलग लेंस से देखे, तब जाके दोनों चीजें मिलेगी तो कुछ बात बनेगी। अगर पेरेंट्स जब तक है ना उसको एजुकेशन के सिवाय नहीं सोचेगा ना, तो कभी बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा। आज के टाइम में ऐसा है कि पेरेंट्स को चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा 90% टॉप और अबव, और उसमें भी है। अभी तो मैं देखता हूँ सारे के सारे जितने बच्चों का स्कूल का रिजल्ट होगा ना, तो रिजल्ट की फोटो मुझे स्टेटस पे दिखेगी। हाँ, आपको वो क्यों एक दिखाना है आपका बच्चा 90 लेके आया है? मतलब मुझे लग रहा है इट्स मोर लेस अबाउट अ स्टूडेंट एंड मोर अबाउट पेरेंट्स ओन प्राइड। हाँ, 90% लाया मीन्स आपके बच्चे ने क्या सही किया है। मीन्स मेरे हिसाब से उसका पढ़ना काम है, वो पढ़ेगा, वो उसको लाना चाहिए 90 अबव भी लाना चाहिए। ट्रू। बट वो 80 लाएगा 70 लाएगा तो क्या गलत कर रहा है? मीन्स पढ़ नहीं रहा है। समझो कि आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा और मुझे याद रहा और वो आ गया क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया एंड आई गोट 90। मैंने चैप्टर 2 पढ़ा पर वो आया ही नहीं, पर मेरे को चैप्टर 1 से वैल्यूबल चीजें चैप्टर 2 में आई थी, पर मुझे वो तो याद है ना। ट्रू। मीन्स सीट्स आर पार्ट ऑफ द पेपर। मीन्स आपके जितने भी मार्क्स है मीन्स वो पेपर पे ही है, पेपर पे ही है, लाइफ में काम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जो लर्निंग है वो काम आएगी। आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपको सारी जगह काम आएगी। फ्रॉम नेचुरल पर्सन से लेके आप ह्यूमन बींग्स में कितना भी अच्छा डेवलप करोगे, आपको स्पोर्ट्स पर्सन दिखेगा अलग से। राइट। कि हाँ भाई तुमने बचपन में कुछ किया या एडल्ट्री एज में कुछ किया, वो दिखेगा ही दिखेगा। राइट। आई थिंक आपने जो डेवलपमेंट की बात की, तो एक फाउंडेशन है स्पोर्ट्स विलेज करके, मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने एक रिसर्च करी थी और उससे उनको ये लगा है कि अगर जब बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी देखा कि उसका जो स्कूल अटेंडेंस है वो बढ़ गया है। सो डू यू एग्री विद दिस कि पॉसिबल है ये? अभी समझो मेरे पास ना मेरी तो खुद की एकेडमी है, तो मेरे पास ऑप्शंस है बताने के लिए। जैसे मेरे पास कोई बच्चा है आ रहा है, मेरे पास जूनियर कैटेगरी वाले, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है अगर पीटी टीचर को छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो सबसे फेवरेट टीचर होता है पीटी टीचर सारे स्कूल्स में। तो हमारे पास पेरेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर अगले महीने शादी है पर वो जाने को मना कर रहा है, वो लोग उसको एकेडमी में आना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ें बदलती है। ट्रू। देन बाद में पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस आता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है उसका शादी में जाना, उसके ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट है और शादी में जाना इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत डेवलप पेरेंट्स को ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सिर्फ उसके लिए एक करियर नहीं, बट उसका ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट भी उससे हो रहा है। हाँ, है ना, उसका ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे वो मोर डिसिप्लिन हो रहा है। आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि स्पोर्ट्स मेक्स यू मोर डिसिप्लिन, राइट? तो बहुत फायदे इसके। मुझे तो नहीं समझ में दिया था इंडियन पेरेंट्स उतना लुक आफ्टर क्यों करते हैं या इस चीज को उतना साइडलाइन क्यों ले जाता है। इसका भी एक एग्जांपल है। जैसे कि अगर मुझे किसी को स्टाफ में हायर करना है ना, मैं अभी भी यही करता हूँ कि उनसे पूछता हूँ कि आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स खेला है। तो मेरे पास एक जो इंटरव्यू देना था उसने पूछा सर आप ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला जब तुम पढ़ रहे थे ना तो बच्चा सुबह 4:30 बजे या 5 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहा था, तो ही इज मोर डेडिकेटेड देन यू। ट्रू। तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज देता हूँ कि भाई इसको हायर करना है, क्योंकि अगर मैं उसको बोलूँगा ना कि 5 बजे अपने को आ जाना है ड्यू टू सम रीज़न, वो आ जाएगा पर दूसरा वाला नहीं आएगा, दैट इज श्योर। राइट। तो सही मीन्स एट द एंड आपको वो फायदा होगा ही। दैट मेंटल टफनेस, हाँ, राइट। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप कर रहे हो आप। राइट। सो अगर एक बच्चे की बात करें ना, तो आजकल देखो एक अलग सब्जेक्ट पे थोड़ी बात करते हैं। काफी चैलेंजेस है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई बच्चों का जो इंडोर और आउटडोर का एक्सपोजर है ना, वो रिसेंट टाइम में पिछले 10-15 साल में देखे तो इंडोर एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बच्चा बाहर ही नहीं जा रहा है, उसका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है और उसके कारण हमने देखा है कि बच्चों में मायोपिया वगैरह बहुत बढ़ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी है। सो स्पोर्ट एक तो बहुत बड़ा जरिया है कि उससे वो आउटडोर ज्यादा इंडल्ज होगा। इस पे आपका क्या कहना है कि उस लेंस से भी अगर पेरेंट्स और सोसाइटी देखे तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नहीं? इस जगह पे ना पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, बिकॉज जैसे कि कोई भी 5 साल या 10 साल का बच्चा है,
वो किसके कमांड में है अभी? पेरेंट्स के, ऑफ कोर्स। पेरेंट्स उसको ये क्यों नहीं मना कर सकता कि तू जा या नहीं जा? आप उसको ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हो मार के, जी, है ना, या डांट के या डांट स्कोल्डिंग के, करके, कैसे भी कुछ भी करके। आपको पता है इसको ग्रीन वेजिटेबल बेनिफिट करेगा, तो उसको आप ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हो। पर आपको पता है कि बैठ के मोबाइल यूज करेगा 1 घंटा तो इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज को, इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हो? तो गलत कौन है? आने वाले 10 से 15 साल के बाद बच्चा ही आपको गाली देगा कि आपने क्यों नहीं रोका। ट्रू। इस पे भी एक स्टोरी है। जी बताओ। मैंने कहीं पे शायद रील्स देखी हुआ है, कुछ होगा। हाँ हाँ। एक चोर था, अच्छा। तो एक टाइम के बाद बहुत बड़ा चोर बन गया, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। मैं राजा महाराजा वाला टाइम हाँ में हाँ मैं सुन के वो लोग पकड़ के लेके गए, तो बोला कि उसको साबित हो गया कि उसने चोरी किया, मर्डर किया, वॉटेवर। तो राजा ने पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने बोला मेरे को मेरी माँ से मिलना है। अच्छा। तो उसके माँ के पास ले गए उसको, उसने माँ को झापड़ मार दिया। तो बाद में राजा ने पूछा कि माँ को झापड़ क्यों मारा तूने? बोले जब मैंने पहली चोरी की थी तब मेरी माँ ने बोला था अच्छा है तू लेके आ। ओ। अगर उधर उसने मेरी माँ ने मारा होता तो आज मैं जेल में नहीं होता। तो गलत कौन है? पेरेंट्स है। पेरेंट्स So हैव I टू थिंक think अबाउट इट कि क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे वेरी, हो। आई थिंक मुझे तो ये भी लगता है कि बड़ा फनी साउंड कर सकता है जो मैं कह रहा हूँ, पर हम पेरेंट्स को भी क्यों ये मान लेते हैं कि वो भी एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है। एक पर्सन जो 35 साल का है, हो सकता है उसकी शादी हो गई 36वें साल पे और 38 पे वो फादर या मदर बन गए, तो उस 3 साल में ऐसा क्या हो रहा है कि उनका इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है। हम मान लेते कि वो पेरेंट्स है तो वो बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, बट वो उसके लिए कुछ अलग से तो सीख नहीं रहे, अलग से कोई चीजें नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कमियां या जो भी लिमिटेशंस उनकी भी अपनी रही है, उनकी भी पेरेंटिंग में शायद वो कमियां रही होगी। तो एक तरीके से उनको भी समझना या उनको ही पूरा ब्लेम कर देना भी शायद फेयर नहीं है। नहीं ब्लेम नहीं कर रहे, बट आप कैसा हो जाए स्टबबॉर्न हो जा रहे हो, ट्रू। नैरो माइंडेड है, आप सीखना ही नहीं चाह रहे हो। अगर आपको कोई आके देके जा रहा है ना ज्ञान, तो अडॉप्ट इट। ट्रू। क्या पता शायद वो चीजें सबके लिए बेनिफिट हो जाए, या तो आपकी पूरी फैमिली के लिए भी बेनिफिट हो जाए। अभी नीरज चोपड़ा जी की जैसे बात हो रही थी, मैं आज के टाइम पे उनके पास सब कुछ है, और जब आप उनकी पुरानी स्टोरी सुनोगे, बायोपिक के बारे में सुनोगे, यू गेट टू नो वो जमीन से उठा हुआ बंदा है। आज वेरी उसके बाद खुद की गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है, खुद की जमीनें हैं बहुत सारी। तो ट्रू। कैसे डेवलप हुई? वेरी ट्रू। सो जैसे अब नीरज चोपड़ा की बात करें ना, उससे ही लिंक में जैसे हरियाणा स्टेट पे थोड़ी बात करना चाहूंगा। हमेशा हम देखते हैं कि मतलब ऐसा लगता है हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पेशली जो ओलंपिक या ऐसे कॉमनवेल्थ या ऐसे जैसे बड़े मंच पे जो स्पोर्ट्स खेली जाती है, वो डिफरेंस क्या है? क्या उस स्टेट ने अलग से ऐसा क्या किया है, या वहां का माइंडसेट वो बन गया है कि गांव में भी वो अखाड़े हैं या वहां पे भी कुश्तियां प्रैक्टिस होती है और कई तरीके की चीजें हो रही है। आप बताना चाहे कुछ उस पे? अखाड़े तो अभी भी हैं बहुत जी सारे गाँवों में, इवन अहमदाबाद में भी अखाड़े थे। जी शायद किसी को पता हो या ना पता हो, बुजुर्गों को शायद पता ही होगा। जी। अखाड़े अहमदाबाद में भी थे, पर अभी एक्टिव कोई भी अखाड़े नहीं है, नहीं है। रेयरेस्ट है। जी। नॉर्थ इंडियन का कल्चर अखाड़े में है, पहले भी था अभी भी है। पर जैसे हरियाणा पंजाब का एक बेनिफिट है कि उनके गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया अच्छा। कि यू टेक मेडल्स, नेशनल मेडल्स लेके आओ, आपको लोअर ग्रेड यानी ग्रेड 4 वाली जॉब मिलेगी भी। राइट। हाँ, फिर या तो इंटरनेशनल मेडल्स है तो आपको PSI ASI वाला जॉब मिलेगा, उस रैंकिंग के वाला। तो सबको दिया हुआ है, मीन्स उन्होंने रिवॉर्ड रखे हुए हैं। और जैसे Right. नॉर्थ इंडियन का पता है कि एवरीवन नोस कि नॉर्थ इंडियन में गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू है। बिल्कुल। सो उनके पास ऑप्शन ही वही है, तो दूसरा ऑप्शन उन लोगों ने वैसे सिलेक्ट किया एंड दे आर ऑन द टॉप। सो एक चीज इससे समझ में आ रही है, अगर कोई फुल टाइम ऑप्ट कर रहा है स्पोर्ट्स को एज अ करियर चॉइस, तो उसका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को या कहीं से इंश्योर होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि वो बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आगे लॉन्ग अगर टर्म कोई लेने में। अच्छा प्लेयर है, मैं इंटरनेशनल एशियन गेम्स के आसपास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका वैल्यूज मिल जाना चाहिए उस प्लेयर को, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अभी समझो, अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ सिविल सर्वेंट सर्विस की तरफ से,
अभी सिविल सर्विस में उसके पास, बच्चे के पास 6 अटेम्प्ट होते हैं, पहले 4 थे, अभी 6 हुए। मैं मोदी सरकार आई उसके टाइम पहले ही कांग्रेस सरकार ने 6 कन्वर्ट कर लिया था। अभी 6 अटेम्प्ट्स हैं। 6 अटेम्प्ट्स में समझो कि 4 बार उस बंदे ने मेंस लिखा, 2 बार या तो फेल हुआ, अटेम्प्ट नहीं किया, मेंस में मेरिट नहीं आया, तो बंदा अच्छा बंदा नहीं हो सकता। ही कांट अर्न। उसने 6 अटेम्प्ट यानी 6 साल के आसपास अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो दूसरी जगह जाएगा तो अच्छा ही करेगा। राइट। तो अगर उसको रिवॉर्ड मिलेगा कुछ, तो शायद दूसरे लोग और अटेम्प्ट करेंगे। ट्रू। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस में और अच्छे लोग मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एट द एंड हमारा ही बेनिफिट हो रहा है ना। सो एक पूल डेवलप होना चाहिए उस प्रोसेसिंग के अंदर ही। जी। सो ईश्वर जी, एक चीज अगर हम थोड़ा और सब्जेक्ट पे बात करें, तो हम स्पोर्ट्स को लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, बट एज एन एक इंडिविजुअल को देख ले, बच्चा है या एक एडल्ट है, लाइक अप टू द एज ऑफ 18 हम देखें, तो क्या उसका एक आइडियल रूटीन होना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, नर्चर किया है, राइट, उनको उनका टैलेंट आइडेंटिफाई किया है। सो इन जनरल देखें तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक अच्छा रूटीन होना चाहिए एक बच्चे का या एक एडल्ट का? एडल्ट को बाद में लेते हैं। हाँ, बच्चे का पहले हम समझते हैं। जो भी बिगिनिंग कैटेगरीज है ना, पेरेंट्स स्टार्ट सपोर्टिंग देम। उनको आउटडोर स्पोर्ट्स कराओ जी। और वहाँ पे खुद एंटर मत हो। लेट देम प्ले, लेट देम फॉल, लेट देम जंप। क्या पता अच्छा करेगा खराब करेगा। पहले से मत सोचो कि बच्चा गिर जाएगा। गिरेगा नहीं तो खड़ा रहने का भी नहीं सीखेगा ना। राइट। उसको कब पता चलेगा भाई इधर जाऊंगा तो गिरूंगा मैं। रिस्क है बट कैलकुलेटेड, कि उससे उसको इंजरी होने वाली है या नहीं होने वाली। अभी समझो कि 1 फीट का वॉल है, 1 फीट यानी 12 इंचेस, 12 इंच का वॉल है, बच्चा खड़ा रहेगा तो गिरेगा तो लगेगा नहीं, है ना। थोड़ा बहुत पेन होगा, एंड अगर वो सैंड है तो शायद वो भी नहीं होगा। हमारे टाइम पे तो हम लोग 10-10 फीट से सैंड में जंप कर रहे हैं। अच्छा। एंड कोई बोलने भी नहीं आ रहा और छुपके कर रहे। हाँ, इंजरी भी बच्चे नहीं हो होते रही। हैं, पहले हम लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, हाँ, जंप करना, ये सब बड़ी कॉमन चीजें थी। कॉमन चीज है। अभी आप, मैंने एक वीडियो देखा था किसी का, वो सिटी वाला बंदा, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से गांव में गया था। गांव के बच्चे 5-5 फीट का वॉल कूद जा रहे हैं, मीन्स एवरेज 5 इयर्स की एज होगी। वो वाला बच्चा नहीं कूद पा रहा, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो मीन्स उसने क्या किया, मीन्स उसने अपने लाइफ में कुछ चीजें की ही नहीं है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में कहीं कमी तो है। आप मेट्रोपॉलिटन देख लो उसमें, और गांव वाले, गांव दियत वाले बच्चे देख लो, आपको बहुत सारी चीजें अलग दिखेगी। इसी में मैं आपको एक चीज ऐड ऑन करके पूछना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को पेरेंट और स्पेशली अर्बन पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा हमारे पास एपिडेमिक है जिसको हम आज कहते हैं चाइल्ड ओबेसिटी। आज मतलब 8-10 साल के बच्चे देखते हैं, उनका जिस तरीके से ओवरवेट होते हैं, उनके ओवरऑल फिजिक को हम देखते हैं, दे लुक सो चबी एंड ओवरवेट। ये बहुत ज्यादा आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो स्पोर्ट्स में उसका कितना बड़ा रोल प्ले है जो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा हो, और कैसे इस समस्या को, इस एपिडेमिक को भी हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट? अगर स्पोर्ट्स खेल रहे होगे ना तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पता चलने लगेगी। जी। अभी इतने बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता कि बॉडी 2 इंजन सोर्स से चल सकता है। बच्चों छोड़ दो, एडल्ट्स को भी नहीं पता है। ट्रू। है ना। उनको ये पता है खाएंगे तो चलेंगे, हाँ, है ना। वी नो कि कार्ब्स भी काम आता है, फैट्स भी काम आता है, फैट भी काम आता है, मींस कार्ब्स एंड कीटोन, बोथ आर इन एनर्जी सोर्सेस। तो आप स्विच करते हो क्या कभी इंजन? नहीं करते ना। 90, आपने बोला 98% लोग, मुझे लग रहा है उनको लगता है कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, तो समझो कि आपको ही नहीं पता तो आने वाली जनरेशन को क्या पता। ट्रू। एंसेस्टर्स में पता थी अपने सारे को। वेरी ट्रू। दे स्टार्टेड डूइंग फास्टिंग्स एंड ऑल। यस। माउंटेन्स में अभी भी फैट सोर्स कलेक्ट करके रखते हैं। कुछ टाइम तक वो बॉडी कीटोन्स को यूटिलाइज करती है। ट्रू। अगर वो रेस्क्यू के लिए भी फैट सोर्स करके रखते हो लोग, तो कहाँ से आ रहा है भाई? ये सब नॉलेज किधर था? ट्रू। उनके पास है तो अपने पास नहीं था क्या? और वही स्टोर्ड फैट को वो एज एन एनर्जी यूज कर जाते थे, जो अभी हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में यूटिलाइज ही नहीं हो रही। अभी हम उसको डाइट फॉर्म में ले जा रहे हैं। भाई अपने कीटो डाइट करते हैं, बताओ, प्रोटीन डाइट करते हैं, सब गलत है ना। आप कर सकते हो, So I think- अनटिल आप ओपन माइंडेड नहीं हो, आप सोच नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा,
आप समझना नहीं चाह रहे हो तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम अराइज होगी। पर ये तो विजिबल प्रॉब्लम है ना ईश्वर जी की, आपका और- बच्चा आप देख रहे हो 8-10 साल का है, वो थोड़ा चल के सीढ़ी में 2 फ्लोर चढ़ के हाँफ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ तो इट इज हाई टाइम कि हम उसको किसी स्पोर्ट्स से या किसी तरीके से उसको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें? उसके लिए डाइट पहले पार्ट है जी। हमारा। जो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से डाइट है ना, पहले वो घर में चालू करो। ट्रू। जैसे गुज्जूस है, दे ईट स्वीट एंड ऑल, है ना, तो उनका जियोग्राफिकल कंडीशन में स्वीट था, जी। पहले से ही था, खा रहे थे। साउथ इंडियंस में था फर्मेंटेड फूड, वो लोग खा रहे हैं। नॉर्थ इंडियंस में नॉनवेज अच्छा था, कंज्यूम कर रहे थे, तो करने दो। तो आप क्यों चाह रहे हो कि मैं, स्पेशली अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं किसी को सुबह बोलूँ कि भाई तुम इडली डोसा ही खाओ, चाहे वो गुज्जू है, राजस्थानी है। तो उसके घर में कभी दाल बाटी बन रही, डजंट मीन कि वो दाल बाटी अच्छा सोर्स ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, एनर्जी सोर्स। तो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से पहले घर का डाइट इंप्रूव करो, बच्चे का तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। बिकॉज आपने एक दिन खाना नहीं दिया ना, तो खत्म नहीं हो जाने वाला बच्चा। ट्रू। वो या तो पानी पिएगा, या तो उस जगह जाएगा जहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सकता है। पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी या चाचा वाचा है तो उनके चाचा साथ। चाची, यहाँ पे जाके कोई तो एक बंदा हो जो मैनिपुलेट होने देगा। कर हो जाएगा। पैकेट फूड्स बंद करो, पैकेट्स पे पीछे देखो कि क्या चीज़ें बेनिफिट्स है, क्या चीज़ें नहीं है। हम क्या जाते हैं, जितने आप सुपर मॉल्स में देख लो, जो भी स्टोर्स हो गए ना सुपर मार्ट्स में, नीचे के रेक्स में बिस्किट्स चॉकलेट सबसे ज़्यादा पड़ी रहेगी, ताकि बच्चे के हाथ पे पहुंचे, एंड ही True. पिक इट। क्यों? पूरा इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। मार्केटिंग वाले को पता है कि ये माल किधर रखना है, किधर बिकेगा। पेरेंट्स को नहीं पता है कि क्या चीज़ ले जाना है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है। वेरी ट्रू। तो गलत किधर है? जहां पे बच्चे की बात आ रही है ना, यू कैन ट्रीट चाइल्ड एज ए एडल्ट, टू ट्रीट एज चाइल्ड चाइल्ड ओनली। राइट। आपको उसको क्या सिखाना है? आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश ही स्कूल में ले जाओगे। फिर आप उसको गुजराती मीडियम में पढ़ा के, हिंदी मीडियम में पढ़ा के, ऐसा नहीं बोलेगा तू इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है। समझ रहे हो? तो पेरेंट्स हैव टू अवेयर कि उनको करना क्या है, वो उनका ही बच्चा है। एंड सारे पेरेंट्स, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा कि अपने बच्चे को सोचेगा कि अच्छा परफॉर्म ना करे लाइफ में, राइट। ग्रोथ ही करे। तो शुरुआत आप ही तो कर लो, क्या पता बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए। ट्रू। उस जगह पेरेंट्स, वी कांट से कि बच्चा गलत है। इस जगह पे जब बच्चा अपने हिसाब से बाई करने की कैपेसिटी रख रहा है, वहां पे बच्चे गलत है। राइट। पर वो दिया किसने? राइट्स, पेरेंट्स। उधर पेरेंट्स गलत है। सो ईश्वर जी, हमने काफी सारे डिस्कशन की स्पोर्ट्स एजुकेशन पे। हमने ये समझा कि क्या चैलेंजेस है ग्रास रूट लेवल से लेके स्पोर्ट्स में, पेरेंट्स का क्या माइंडसेट रहता है, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, और स्पोर्ट्स को लेके जो आपका अपना ओपिनियन है कि माइंडसेट के लेवल पे हमें उसको कैसे कंसीडर करना है, और क्या बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे फ्यूचर में हम लोग ओलंपिक्स हो या कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं ऑन अ फिलोसॉफिकल साइड अगर आपसे पूछूं कि बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स के बेनिफिट समझे, बट ओवरऑल अगर लाइफ को देखें तो एक स्पोर्ट लाइफ में क्या पॉजिटिव लेके आता है जो आपने पर्सनली फील किया हो, या आप बीइंग अ ट्रेनर, कोच, बीइंग एजुकेटर आप समझते हैं? स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीजें अच्छी सिखा रहा है। जो मुझे ऐसा फील हुआ है, एक तो आपको डिसिप्लिन में ला देगा, इट विल गिव यू डिसिप्लिन लाइफ। आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ कैसे रहना है, बिहेव कैसे करना है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाएगा आपको। फियर ऑफ फेलियर ना होने का रीजन सिखाएगा। आपको पता है आज हार रहा हूँ तो कल जीतूंगा भी। राइट। अगर आपको सेल्फ एनालिसिस करना सिखाएगा कि आप अगर हार रहे हो तो क्या रीजंस हैं, अगर मैं कौन सी चीज़ अच्छी कर दूंगा तो मेरे को बेनिफिट और होगा। तो शायद वो सारी चीज़ें बेनिफिट्स करती हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। राइट। सो स्पोर्ट्स के अपने बहुत सारी चीजें आपने बताई कि क्या चैलेंजेस है, क्या बेनिफिट्स है। अब थोड़ा कुछ और बातें भी करते हैं, है ना? तो ऑन अ पर्सनल साइड में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरुआत में बताया कि आपका जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा ज्यादा एक मोर पॉइज्ड, मोर डिसिप्लिन्ड है। शायद आप उतने
मस्ती या उतने चिल्ड हो सकता है अपने दोस्तों के साथ हो। तो बस यही जानना था आपसे कि आपका अपार्ट फ्रॉम योर वर्क और एक्टिविटी जो आप स्पोर्ट्स को लेके करते हैं, आपका क्या हॉबीज है, आपका क्या रहता है डेली रूटीन, और ट्रैवलिंग वगैरह का क्या आपको शौक है, या उसको लेके कोई आपकी मेमोरीज हो, उस पर कुछ बताइए। हॉबीज तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एडवेंचर्स पसंद है। अच्छा। तो पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैरा मोटर्स कर रहे हैं, मीन्स टेंडन फ्लाई नहीं कर रहे, किसी कोच के साथ नहीं कर रहे, सोलो फ्लाई करते हैं, लाइसेंस है। फिर बाइक राइडिंग है, जो अच्छा। अच्छी हॉबी है। मेरे पास BMW की बाइक है। कार अच्छी है अभी, जो स्कॉर्पियो एन है। तो रिसेंटली बड़े बड़े ट्रिप्स हुए हैं। सो 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर का ट्रिप। वाह। सो मीन्स जो फील होता है कि अब करना चाहिए। मीन्स शुरुआत में हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मैंने शायद कॉलेज लाइफ के सेकेंड ईयर तक तो मैंने साइकिल ही चलाया। अच्छा। आई यूज्ड टू गो विद साइकिल ओनली। मैं मेरे घर से मेरा स्कूल स्कूल अराउंड 18 किलोमीटर दूर है। मैं तब भी साइकिल लेके जाता था। अच्छा। तो साइकिल वाली लाइफ भी देखी है मैंने, टू व्हीलर लाइफ भी देखी है मैंने, फिर फोर व्हीलर लाइफ भी देखी है मैंने। अच्छा। तो जो जो चीजें मुझे करनी थी जीवन में, मैंने सारी चीजें की है। जी। बहुत सारी चीजें मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाई है, बहुत सारी चीजें मुझे को एनसीसी ने सिखाई है, बहुत सारी चीजें हमने दोनों कंबाइनली करके डेवलप की है, और बहुत सारी चीजें हमने हमको ट्रैवलिंग ने सिखाई है। जी। तो दैट टीचर्स अ लॉट। सो जैसे मतलब बहुत सारे लोगों ने तो BMW कार के बारे में सुना होगा, बाइक भी BMW के है, और उस पे कुछ मतलब जो आपने ट्रैवलिंग बताया ये बड़ी नई चीज है। तो कोई एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहो वाइल आपने बाइक राइडिंग के थ्रू किया हो। बहुत सारे अच्छे ही है मेरे साथ, तो कोई मेरे अच्छा। पास नेगेटिव नहीं है कि बाइक राइडिंग में अच्छा लगता है, मजा आता है। मैन यू आर इनटू हेलमेट्स, आप वो इंटरकॉम में कनेक्टेड हो अपने बडीज के साथ, जी। दोस्तों के साथ, आप गाड़ी चला रहे हो, वो आपसे 1 किलोमीटर आगे है, तो आपको बता रहा है विजन, लाइक संजय मीन्स महाभारत वाला, कि जी। भाई आगे देखना, राइट साइड कुछ अच्छा आ रहा है। जी। है ना, पहाड़ आ रहे हैं या माउंटेन्स आ रहे हैं या झरने आ रहे हैं, जी। या मैं अगर आगे होता तो मैं बताता हूँ, हम बातें करते करते जाते हैं। तो अच्छा। अच्छी तरह से टाइम स्पेंड होता है, एंड यू गेट कनेक्टेड मोर। अपने दोस्तों के साथ राइड कर रहे हो तो और अच्छा है। राइट। और आई प्रीफर कि अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करना तो गो विद सोलो। बट कभी ऐसा फील होता है कि नहीं भाई, अपने बड़ी राइड करते हैं, जी। तो बड़ी इसके साथ जाओ, स्टे समवेयर सबके एल्स। अपने मजे हैं। हाँ, सबके सारे अलग अलग मजे हैं। और आप जी। कौन सा लेना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। राइट। सो ईश्वर जी, जैसे आपने बताया लाइफ में आपने अलग अलग फेज देखे हो, बाइसिकल हो, फिर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वैसे ही जब आप स्पोर्ट्स के फील्ड में आए, और जैसे हमने पूरे पॉडकास्ट के दौरान बात की कि स्पोर्ट्स को लेके एक हमारा अलग माइंडसेट है एज अ कंट्री, तो आपके अपने इनिशियल स्ट्रगल क्या थे जब आपने बहुत शुरुआती लेवल पे शुरू किया होगा? तो क्या लोग समझते थे, स्कूल्स हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल लोग हो, पेरेंट्स हो, वो क्या आपकी बातों को बड़े पॉजिटिवली सुनते थे, समझते थे? मॉम मेरी बहुत सपोर्टिव थी। जी। मीन्स मेरी एकेडमीज की फीस भरने वाली मदर है। अच्छा। हाँ। फादर का ऐसा था कि एजुकेट योरसेल्फ, है ना, जितना पढ़ा सकते पढ़ो। एंड फिर मैंने कॉलेज तक ही फीस, कॉलेज जो भी हुआ फादर से लिया। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस मैंने फादर से नहीं कराया, अच्छा। चाहे वो मेरी बाइक लिया हो या कार लिया हो, एनीथिंग, या मैंने जो भी अपने एक्सपेंस निकाले हो, घर लिया हो, कोई भी चीज़ फादर से फिर हेल्प नहीं ली है। अच्छा। मेरे को ऐसा था कि मेरे जीवन में जो भी फादर देना चाह रहे हैं वो मेरा एजुकेशन लाइफ तक ही होना चाहिए सिर्फ। सही है। राइट। उसके बाद मैं अडल्ट हो जाऊंगा या मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मुझे ही करना है। जी। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग्स। तो राइट। सब कुछ जो भी किया अपने बलबूते पे किया। फ्रॉम स्पोर्ट्स अगर बेसिक्स में देखने जाओ तो हमने स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट खेलना, तो हमें यही नहीं पता था कि इसके बाद कौन सा स्टेजेस आएगा, सिलेक्शंस कैसे होंगे, स्पोर्ट्स कोटा पे रिक्रूटमेंट आएगा तो बेनिफिट क्या होगा, अगर थोड़ी और मेहनत कर लेंगे इंटरनेशनल के बाद अगर हमें एशियन गेम्स मिल गया तो खेलने मिलेगा तो क्या बेनिफिट होगा। और उस टाइम पे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हमारा अलग था, कोई रिहैब का आइडिया नहीं, डेवलपमेंट का आइडिया नहीं, स्पीड की आइडिया नहीं, प्लायोमेट्रिक का आइडिया नहीं, अच्छा। एजिलिटी कोई नहीं सिखा रहा। लेस एकेडमिक्स टीचर्स दिस।
आई थिंक ये सब टर्म्स ही इतने नए कि आई थिंक लोगों के पास इतनी कोई समझ ही नहीं होगी इन सब चीजों को लेकर। इक्विपमेंट नहीं मिलते थे जी। मीन्स अगर मैं जैसे मैं taekwondo खेलता था तो हमारे पास बॉक्सिंग किट हम लोग ऑर्डर करते थे। उस टाइम पे तो अमेजोन ये सब बहुत बहुत कम थे। कम थे ई कॉमर्स, हाँ, राइट। ई-कॉमर्सेस कम थे तो हम लोग स्पोर्ट्स स्टोर जाके स्टोर पे जाके स्पोर्ट्स शॉप पे जाके बोल रहे कि ये वाला ला के दो, तो फिर ऑर्डर दे के जाएगा, 15 दिन बाद आएगा। अच्छा। फिर उसमें फीलर नहीं मिलते थे, फीलर फिर हम लोग लेते थे, वो कारपेंटर्स लोग होते उसका भूसा वो फिल वो- करके हम बॉक्सिंग किट बनाते थे। जुगाड़ करना हाँ, पड़ता था। जुगाड़। अभी तो जैसा टेक्वांडो खेल रहे तो टेक्वांडो में अभी आपको नी गार्ड्स वो सब आ गए। हम लोगों ने तो विदाउट नी गार्ड्स खेले। जब हमारी ने स्टेट फाइट्स होती थी तो कॉम्पिटिशन्स में, तो हमारे सीन गार्ड पूरा सूजा होता था, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, मम्मी हल्दी लगा रही है रात को कि ठीक है कि नहीं है, फिर भी हम कल जाग उठ के दूसरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। तो सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे थे। कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों के साथ हमने अपने करियर में खेला, उनके साथ बैठ के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोनों जन कि भाई करना पड़ेगा, नहीं तो मेडल्स नहीं आएंगे, जी। फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा इंटेंशन ऐसा है कि आपने दिन में 2 घंटा कहीं पे यूज किया है, मीन्स यू कांट से यू हैव वेस्टेड टाइम, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम। ट्रू। दूसरे लोगों से अलग कर रहे हो आप। सारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, फिर घर पे रह रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप वो 2 घंटा आप अलग जगह यूटिलाइज करो, तो आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होना चाहिए। जी। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिले। दैट्स रियली गुड। सो ईश्वर जी, अब बात करते फाइनली जीआरपी पे। सो थोड़ा उस पे हमें बताइए कैसे वो आइडिया आया और कैसे उसकी शुरुआत रही और उसको लेके आपका फ्यूचर विजन क्या है? करंटली ऐसा है कि आई स्टार्टेड जीआरपी इन 2017 जी। सो प्राइवेट लिमिटेड भी है। अच्छा। एंड वी हैव जीआरपी का एक फुल फॉर्म है गेट रेडी टू प्ले। राइट। तो गेट रेडी टू प्ले स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी है हमारे पास। तो जितना भी हमको लगता है ना कि वी फील कि हमें एनजीओ में कुछ करना है, तो वी वर्क ऑन अच्छा। इट। जीआरपी का विजन, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में स्पोर्ट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बहुत काम किया, अच्छे टीम्स के साथ काम किया, ऐसा बायोमैकेनिस्ट काम किया, फ्रीलांस में हमने ह्यूमन परफॉर्मेंस डेवलपमेंट पे काम किया, अच्छे प्लेयर्स के लिए काम किया, अच्छे क्लब्स के लिए काम किया। बट जब एक टाइम आता है ना कि आपको कुछ नहीं करना भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बोला, हमने कुएं में से एक लोटा पानी निकाला था, तो आने वाली जनरेशन को एक लोटा मिलना चाहिए जी, है ना। तो जो हमने पाया वो डिलीवर करना है। और जो नहीं पाया पर आपको अब अच्छा मिल रहा तो आप दो ना। तो वो एक एम था कि नहीं, अभी कुछ ग्रास रूट पे जाके सही में काम करना है। तो जब मैंने जैसे एकेडमी की बात करूँ, एकेडमी स्टार्ट किया, तो आई थिंक मैंने उस टाइम पे सारा अपना 1-2 साल हमने कुछ काम ही नहीं किया, मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो वो पूरा जितना भी रिजर्व था मनी मैंने ब्रश कर दिया। सो देन आई टुक लोन, स्टार्टेड माय एकेडमी। फिर एकेडमी में पार्टनर थे, फिर वो पार्टनर का माइंडसेट और मेरा माइंडसेट मैच नहीं हुआ। देन 1 ईयर्स के बाद भी स्प्लिट कर दिया। देन फुल्ली डोमिनेट किया एंड वी आर डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। सो एकेडमी में वी आर कैटरिंग अराउंड 350 पर स्टूडेंट्स एवरी ईयर। वो लाइव स्ट्रेंथ रहता है हमारा। समर में भी क्रॉस अराउंड 200 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा समर कैंप में जाता है। बट ऐसा होता है कि वी आर इनटू होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्रिकेट अगर एक बच्चा हमारे पास सीखने आ रहा है तो वी टीचर्स देम फ्रॉम बेसिक टू इंटरनेशनल लेवल में जाने के बाद क्या क्या मिल सकता है ना, वो सारी चीज़ें बताते हैं। एंड टेक्निकल टर्म्स, हम एनाटॉमी सिखाते हैं बैट का। अच्छा। बैट की एनाटॉमी क्या है, आपका वो वेपन है, आपको बॉल हिट करना है, वो उस वेपन से ही हिट करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको कितना यूजफुल है। तो आप सिलेक्ट कर रहे हो बैट, तो कैसा सिलेक्ट करना है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। सो मैं वही आपसे पूछने वाला था कि अगर आज के पॉडकास्ट में कोई व्यूअर हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकता है कोई बच्चा ही हो जो हमें सुन रहा है और उसे लगे कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है इस फील्ड में, तो उसे जीआरपी और आप कैसे हेल्प और सपोर्ट कर सकते हो जिससे वो आगे उसी फील्ड में बेटर कर सके? देखो, कंसल्टिंग हमारे यहाँ पे पूरा फ्री है। आई डोंट टेक चार्जेस फ्रॉम एनी पेरेंट्स इफ दे आर कमिंग फॉर कंसल्टिंग। मैं एकेडमी पे होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, कोई कॉल्स भी आता था, आई पिक द कॉल्स। मेरे पास कितने कॉल्स आए हैं जो बच्चे 3 साल के हैं एंड पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड कि मुझे मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है। तो मैं बताता हूँ कि आपको कौन से टाइम पे क्या क्या कराना चाहिए।
स्टार्ट विद द मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेट देम नो बेसिक स्पोर्ट्स। क्या पता वो आप क्रिकेट बोल रहे हो पर उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, उसका बॉडी डेवलपमेंट भी फुटबॉल के हिसाब से हो रहा है, तो वो उधर ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, खेलने दो क्रिकेट, अगर ऐसे पैशन खेलना है, हॉबी खेलना है, लेट हिम प्ले, बट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल सेलेक्ट करो फिर जी। तो वहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा एंड आपको जो आपकी एम है वो फुलफिल होगी वहाँ पे। राइट। शायद बच्चा उस आप जहाँ तक सोच रहे हो उससे आगे तक सोच के ले जाएगा, पर लेट हिम प्ले मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, देन एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, देन प्रोसीड फर्दर। राइट। अब एक टर्म होता है ईश्वर जी, वी सेड बायोमैकेनिक्स, राइट? सो फर्स्टली तो ये इसका मीनिंग क्या है सब व्यूअर्स को आप समझाइए, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है और उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, आइडेंटिफाई करने में ये जो पूरी टेक्निक या मेथड है वो कैसे हेल्प होती है? बायोमैकेनिक्स ऐसे फुल्ली आप बोल सकते हो मैकेनिकल फंडामेंटल्स, पर वो आपके बॉडी पे काम करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक इलाइट प्लेयर है, जस्ट आई एम टेकिंग स्प्रिंटर, है ना, कि उसका अगर 100 मीटर्स में जस्ट ले रहा हूँ 11-12 सेकंड आ रहा है, उसको टाइम रिड्यूस करना है, ट्रेनिंग सेम चल रही है उसकी, डाइट भी अच्छा है, बॉडी भी सपोर्ट कर रहा है, सेम टाइमिंग टच हो रहा है 11 सेकंड या 12 सेकंड, तो उसको कम करना है, तो ही हैव टू सी अबाउट हिज टेक्निक्स जी। तो टेक्निक्स में आता है फिर उसका बायोमैकेनिकल फंडामेंटल्स। वो सारे सेंसर्स होते हैं, वी सी ऑन पूरा डिस्प्ले पे देखते हैं कि एग्जैक्टली वो गेट कैसा यूज कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर जा रहा है, मास किधर जा रहा है, बॉडी लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, आर्म फुल फ्लज में यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे। और बायोमैकेनिकली अगर देखने जाओ तो फिर आपके पास जितना रिसोर्स है, जैसे आपने टॉर्क जनरेट किया 100 का, तो 100 का टॉर्क का रिफ्लेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कौन सी जगह एब्जॉर्ब हो रही है, रिबाउंड आना चाहिए, न्यूटन था लोग, है ना, हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन, आपने एक्शन किया 100 का दिया फोर्स, तो 100 का फोर्स रिटर्न आना चाहिए जी। अगर ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है तो 10% एब्जॉर्ब किया तो 90 तो आना चाहिए, ट्रू। तो अगर वो नहीं आ रहा तो कौन सा पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर शूज, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैक, अपार्ट फ्रॉम योर डिफरेंट जो भी सिनेरियो लग रहा है एनवायरमेंटल, तो वो कौन सी जगह से आ रहा है, तो देन वी वर्क ऑन दैट, फिर उसका आता है ह्यूमन परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। अच्छा, ये चीज़ें करने पे ये चीज़ें बदली हैं, तो ये शायद इम्प्रूव करोगे तो और अच्छी हो सकती है, एडॉप्शन का काम होता है। सो थोड़ा और अगर आप उसको डेप्थ में और सिंप्लीफाई करके बता सके कि कौन किस एज ग्रुप में आइडियली टेस्टिंग होनी चाहिए, जो बायोमैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, और ये क्या सभी स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है या उससे पहले कुछ काउंसलिंग कंसल्टिंग की जरूरत होती है, थोड़ा अगर और डिटेल में बता सके। स्पोर्ट्स सारे मींस व्हेन यू आर कंपीटिंग एनी स्पोर्ट्स, यानी सब जगह बायोमैकेनिक्स आता है, व्हेन यू टेक कोर्स में भी बायोमैकेनिक्स यूज हो रहा है ना, एनालिसिस इज एवरीवेयर, आप देख रहे हो आपको करना कैसे है, इम्प्रूव करना है, तो एक टाइम के बाद आपको फील होगा, योर कोचेस विल डिसाइड कि इस जगह पे हमें इस चीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। स्पोर्ट्स साइंस जो मेजर फैक्टर करता है, तो इफेक्ट कर रहा है, राइट। सो बायोमैकेनिक्स आपको आपके टोटल एक्सपीरियंस में कहीं आपने देखा हो एज अ पार्ट ऑफ योर टेस्टिमनी, या जहां आपने टेस्टिंग से देखा हो कि किसी का बिफोर आफ्टर में एक विजिबल चेंज आया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप व्यूअर से शेयर करना चाहते हैं? प्लेयर्स तो हैं, एक तो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनमें चेंजेस आया है, नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें होती है माइंडसेट से, जो हम साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, वो साइकोलॉजी का पार्ट है जी। तो उसको सेपरेट कर लो। उसके सिवाय है कि आपको अगर मसल्स वर्क कर रहा है, मीन्स आपके बॉडी ने एनर्जी जी निकाला है, तो उसको यूज करने के लिए आपका बॉडी यूज करने वाला है, तो आपको टेक्निकली समझना है कि उसको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, समझे। अगर हम देखने जा रहे हैं तो अगर मैंने किसी चीज को धक्का मारा है ना, तो वो रिफ्लेक्शन मेरे को भी फील होगा, अगर दीवार में आ रहा तो दीवार पे भी फील होगा, या तो मैंने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो मुझे पेन होगा या तो इंजरी आएगी। तो वो आपको देखना है कि 100% एक्जैक्टली स्किल्स यूज हो रही है नहीं हो रही, दैट कम्स इनटू बायोमैकेनिक्स। सो
वंडरफुल ईश्वर जी। अब देखो, हमने बात करी स्पोर्ट्स एजुकेशन पे, वी हैव टॉक अबाउट बायोमैकेनिक्स, आल्सो टॉक अबाउट द जीआरपी, और उस फाउंडेशन के लेवल पे जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो। इतना कुछ समझने के बाद व्यूअर को एक क्लैरिटी आ गई है कि क्या एक्सपर्टीज आप और आपकी एकेडमी इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जो भी आपके सोशल मीडिया या आपका कांटेक्ट डिटेल अगर आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें। कांटेक्ट डिटेल नहीं दे सकते, बट आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जी। grpsports.com करके है जी। सो वहाँ पे अगर आप कांटेक्ट फिल करोगे तो। एंड यू हैव एनी सोशल मीडिया पेज? नहीं, मतलब आपकी वेबसाइट है, उस पे डायरेक्टली गेट इन टच। एकेडमी के लिए यू कैन गूगल जीआरपी स्पोर्ट्स एकेडमी, सब कुछ मिल जाएगा। तो एकेडमी का डायरेक्ट मेरा पर्सनल डिटेल्स नहीं है जी, बट हाँ रिप्रेजेंटेटिव विल कनेक्ट यू। सो लास्टली ईश्वर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर मैसेज टू दोस किड्स या तो वो एडल्ट्स जो कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हैं टू बी पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, बट वॉट एवर एक्स रीजन वो अभी तक उस चीज में नहीं जा पा रहे हैं विद देयर फुल फोर्स। वो हो सकता है पेरेंट के साइड हो, अपने अपने फियर्स हो, या कोई और रीजन हो। उनको आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि अपने बच्चों को एक्सप्लोर करो या कराओ। अगर वो नहीं करा रहे हो मीन्स आपने उसकी कुछ चीज़ें खींच ली है, छीन ली है, मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नहीं है ऑप्शंस नहीं है तो ढूंढो। लेट देम फील अबाउट द स्पोर्ट्स, खेलने दो। खेलेगा तो शायद आप जो सोच रहे हो उससे अच्छा करेगा। बच्चों के लिए है कि जो आपको अच्छा लगता है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, प्ले इट। आउटडोर स्पोर्ट्स आपको बेनिफिट देगा ही देगा। और जो खेल रहे हैं उनको है कि मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज है, दूसरे लोग कुछ भी बोले, प्रैक्टिस ऑन रखो, डोंट ब्रेक द प्रैक्टिस। अगर आज आपने ब्रेक किया, कल आप वापस आओगे, परसों आपको लगे एक दिन तो ब्रेक लिया था, एक दिन और ले लेते, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आप एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप पूरा ब्रेक ले चुके होगे और आपके साथ वाला बच्चा अच्छा जगह पे खेल रहा होगा। देन यू रियलाइज कि उस दिन नहीं छोड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा। राइट। तो सबके लिए मैसेजेस है। सो एक चीज आप बहुत क्रिस्टल क्लियर कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पेरेंट्स और बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे आपका जो एकेडमिक्स है या ओवरऑल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, रादर वो प्रॉस्पर करेगा, ऑलवेज प्रॉस्पर करेगा जी। सो थैंक यू सो मच ईश्वर जी इतनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए। एक और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टोरी हो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में जिससे लास्टली अगर हम हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट कर पाए, जहां पे आपने कोई बड़ा मिराक्युलस विजिबल चेंज देखा हो किसी स्टूडेंट को लेके या इवन पेरेंटल माइंडसेट में, और ओवरऑल फिर उन्होंने आगे जाके सक्सेस को अचीव किया हो, अगर कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें। हमारे पास पेरेंट्स हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं जी, जिनसे मैं डायरेक्टली कंसल्ट करता रहता हूँ। वो जो हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे जो बिगनिंग ऑफ एकेडमी से हैं, कुछ अभी एक रिसेंटली था जो मैं बताना चाहता हूँ। एक पेरेंट्स से भुज से आए थे स्पेशली कंसल्ट करने। वो 4 एकेडमी में कंसल्ट करके गए कर्नाटका, दे वेंट टू चेन्नई ऑल्सो, दे वेंट टू अराउंड हरियाणा भी जाके आए क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर है बच्चों के लिए। एंड उनकी डॉटर है 5 साल की, एंड सी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, 1 साल से खेल रही थी। तो पेरेंट्स का ऐसा था कि मुझे इसको सब कुछ देना है जो उसको चाहिए जी। तो उन लोग उसके फादर, आई लाइक हिज फादर, कि उसके फादर ने नॉलेज ना होते हुए भी इतना सर्च किया। सबसे पहले तो वहां से इतना ट्रैवल किया, फिर 3-4 स्टेट में घूम के आ रहे हैं, अच्छे एकेडमीज में मिल के आ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन मिला उनको, पर बोलते ना कि जो मन से मिलना चाहिए नहीं मिला। फिर एक दिन मेरे एकेडमी आए, मैं नहीं था उस दिन, तो मैंने बोला कि आप वेट करोगे 3-4 घंटे तो मैं शायद मेरा मीटिंग खत्म हो जाएगा, आई विल मीट यू पर्सनली। तो मैं मिला उनसे, मेरे को 3 घंटा लगा। वो पहले एक पेरेंट्स ऐसा है जो 3 घंटा में कंसल्ट हुए। अच्छा। उनका ऐसा था कि मेरी बच्ची को खिलाना ही खिलाना है। मेरा ऐसा था कहना कि आप खिला रहे हो, दैट इज वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क अबाउट योर चाइल्ड, बट इसके पीछे आपकी बच्ची खेलना चाह रही नहीं खेलना चाहिए, वो कितना इंटरेस्ट है। उनको पता चलने लगा कि नहीं, मेरे
तो है, मेरा पैशन है, मेरे को खिलाना है। एंड ऐसा नहीं पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास पैसा भी था जी है। पेरेंट्स से मैंने बोला पर्सनली डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई अबाउट उनका ट्रेनिंग सेंटर किधर है, किधर बच्ची जा रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, आपका फ्यूचर एम क्या है, करंट क्या खेल रही है, घर में क्या परफॉर्म कर रही है, घर का माइंडसेट बच्ची का क्या है, पेरेंट्स का क्या है। सब जगह से पॉजिटिव था, बट पेरेंट्स ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे कि मुझे, वो बोलते हैं ना मुर्गी का अंडा अभी चाहिए, सोना बाप देगी या नहीं देगी कल का मुझे नहीं पता। तो उनका था कि अभी चाहिए। मैंने बोला, पेरेंट का "Wait." अपना डेस्परेशन। हाँ। हाँ मैंने बोला वेट करो, लेट हर प्ले। 1 साल 2 साल 2 अभी 5 साल की है, 5 साल में आप कैसा इमेजिन कर रहे हो कि सी विल बी प्लेइंग फॉर आईपीएल एंड ऑल। अच्छा अगर समझो पॉजिटिव ये है कि खेले नहीं खेले सेकेंडरी है, और एक्सेलेंस हासिल कर रही है नहीं कर रही वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ट्रू अगर वो कर लेगी तो ऑलरेडी खेल रही होगी वो। जी आप कितना सपोर्ट करो, आप ऑलरेडी सपोर्टिव हो तो सपोर्ट करो उसके। मैंने उनको बताया कि आप न्यूट्रिशन पे फोकस करना, डोंट गो विद सप्लीमेंट डाइट्स, पर घर का डाइट सुधार दो, जी वो हेल्प करेगा। उसका ट्रेनिंग स्केड्यूल्स देख लो आप ना, ओवर ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स ओवर ट्रेनिंग में घुस जाते हैं। हाँ भाई सुबह इधर, दोपहर को उधर, शाम को पर्सनल ट्रेनिंग, समझे। जी 8 आवर्स ऑफ लाइफ, उसमें भी बच्चे सो नहीं रहे, फिर एजुकेशन का लोड, लोड हाँ बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। फिर उनको वो भी समझाया, फिर हमने लंच साथ में किया, देन कन्विंस हुए एंड दे अग्री। एंड अभी भी फ़ोन आता है उनका कि सर थैंक यू फॉर हेल्पिंग ऑन दिस मैटर। गुड वो बड़ा एक्सपीरियंस था कि मीन्स पेरेंट्स कन्विंस हो रहे हैं उन चीज़ों पे, एंड शी इज प्लेइंग वेरी गुड राइट नाउ। वो बेनिफिट है। सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी साइड आपने बताई ये स्टोरी के जरिए कि पेरेंट्स बहुत बार तो डिनायल मोड में होते हैं कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट, पर काफी बार वो अपने एस्पिरेशन को भी बच्चे पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी बचना है। और आपने बहुत सही बताया कि इवेंचुअली उस बच्चा क्या चाहता है या उसके अपने इंटरेस्ट क्या है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। सो वंस अगेन ईश्वर जी थैंक यू सो मच। व्यूअर से मैं यही कहूंगा कि आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि हमने बहुत सारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, स्पीड स्पोर्ट्स एजुकेशन, उसके हमने चैलेंजेस को भी समझा, क्या सॉल्यूशन है जो हमें ईश्वर जी ने बताए, बीट गवर्नमेंट के एंड से हो या वो कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, या हम इंडिविजुअल लेवल पे भी उसमें जो भी बेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स को लेके चाइल्ड के माइंडसेट को लेके, स्कूल कॉलेजेस के अपनी जो एक स्पोर्ट्स को लेके मेंटालिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज है, हम हर चीज पे बात की। लेटर ऑन हमने एकेडमी पे बात किया, जीआरपी पे, बायोमैकेनिक्स को समझा, और इवेंचुअली हमने कई सारी स्टोरीज सुनी जिससे हमें पता चला कि स्पोर्ट्स भी एक करियर ऑप्शन है जिससे लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, जहां हमने नीरज चोपड़ा और कई सारे और स्पोर्ट्स एथलीट की कहानी समझी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ईश्वर जी, बड़ा अच्छा लगा। लास्टली आपसे जानना चाहेंगी, आज आप एसेंस पॉडकास्ट में आए, हमारी टीम से मिले, और आई थिंक वी हैड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट सेशन टुडे। सो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ एसेंस पॉडकास्ट पे कैसा रहा? नहीं बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू ऑल। You genuinely enjoyed it? Yes, I fully enjoyed it. Yeah. मजा आया। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो लास्टली अगेन जैसे बताया है ईश्वर जी ने, उनके ईमेल एड्रेस पे आप जाइए, अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट या ईमेल एड्रेस के थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच ईश्वर जी फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू।